औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। हमारा जो मौजू है इस मरतबा तकरीबन 3 हफ्ते तक हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दिस सैटरडे, इसके बाद वाला और उसके बाद वाला भी इंशाअल्लाह। तो इसमें वसीयत और मीरास से मुताल्लिक़ कुछ अहम नुकात, ये हमारा उन्वान है इस मरतबा। वसीयत और मीरास मेरे ख़्याल में उन मौज़ूआत में से है कि जिस पर हमारे यहाँ बड़ी कम बात होती है, और निस्बतन जो हमारा अपना मुशाहिदा है वो ये है कि जो अवेयरनेस है वो भी काफ़ी कम है। और ज़रूरी है कि कुछ इंतहाई बुनियादी बातों को कम से कम सबके लिए क्लियर हों कि भाई ये वसीयत और मीरास का क्या कॉम्बिनेशन है और इसे क्या अहकाम है और क्या इसकी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले हमने कुरान की एक आयत लिए कम से कम कि हमारे आगाज़ जो है वो कुरान मजीद के उसे हो। सूरह बकरा है ज़ाहिरन, आयत नंबर 180 से लेकर 182 तक की आयत हैं। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरन अल-वसिय्या लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन फ़मन बद्दलहु बअद मा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाहा समीउन अलीम फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफ़न औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा है साहिबान ईमान, तुम पर ये लिख दिया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत सामने आ जाए तो अगर कोई माल छोड़ा है तो अपने माँ बाप और क़राबतदारों के लिए वसीयत कर दे। ये साहिबान तक़वा पर एक तरह का हक़ है। इसके बाद वसीयत को सुनकर जो शख्स तब्दील कर देगा उसका गुनाह तब्दील करने वाले पर होगा, तुम पर नहीं। या तुमने वसीयत कर दी तो अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं है, अगले ने जो किया वो ज़िम्मेदार हुआ है। खुदा सबका सुनने वाला और सबके हालात से बाखबर है। फिर अगर कोई शख्स वसीयत करने वाले की तरफ से तरफदारी या नाइंसाफ़ी का खौफ रखता हो और वो वरसा में सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। यानी मुमकिन है वसीयत करने वाले ने कोई गलती की हो, लेकिन अब कोई ख़ानदान का बड़ा बैठे और बच्चों में सुलह करवा दे कि चलो ऐसा नहीं ऐसा, बेशक की वसीयत थी लेकिन तुम जो है उस तरह से कर लो, और उसकी नेक नीयत थी वो खुदा जानता हो, तो ठीक है, फिर उस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। खैर ये तो कुरान की आयत हो गई। ज़ाहिर सी बात है कि इसके अहादीस बहुत सारी बातें क्लेरिफाई करती हैं, तफासिर के दर्स को देखा जाता है और फिर हमारे मराजीन जो है वो इनकी रोशनी में फतावा देते हैं। हम बात करेंगे इस इन्वान से कि जो है वो उलमा और मराजीन की फतावा क्या है। मैं बात अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ये बड़ा अहम सेटअप है कि एक इंसान जब इस दुनिया से जा रहा है तो जब तक वो इस दुनिया में है वो अपने माल का मालिक खुद है। जैसे उसकी आंखें बंद होती हैं, यानी इसको हम एक सवाल की सूरत में लेते हैं कि क्या मेरे मरने के बाद भी मेरे माल पर मेरा इख्तियार है या नहीं। ज़िंदगी में तो है, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे माल का इख्तियार मेरे पास है या किसी और के पास चला जाएगा। सवाल की थोड़ा सा वजाहत कर दूँ। मसलन मैं कहता हूँ कि भाई मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मेरा सारा का सारा माल मेरा। हम फ़र्ज़ करते हैं कि मैं आज 100 रुपये का मालिक हूँ। सिंपल, आज मैं 100 रुपये का मालिक हूँ, 100 के 100 मेरे। मेरी मर्ज़ी मैं किसी को गिफ्ट करूँ, खाऊँ पीऊँ, ख़रीदो फ़रोख्त करूँ, राइट, मेरी मर्ज़ी। मेरे मरने के बाद भी ये 100 रुपये मेरे ही हैं, लिहाजा मेरे मरने के बाद भी ये 100 रुपये खर्च होंगे मेरी मर्ज़ी से। बस और मैं कहता हूँ ठीक है, जब तक मैं ज़िंदा था तब तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मरने के बाद 10 रुपये जो है वो फलाह इमाम बारगाह को दे देना, 10 रुपये मसलन जो है मस्जिद को दे देना, 10 रुपये स्कूल को दे देना, 10 रुपये से गरीब बच्चों की शादियाँ करवा देना, 10 रुपये से बीमारों का इलाज करवा देना, 10 रुपये से मेरा हज करवा देना, 10 रुपये से मेरी नमाज़ें। मैंने पूरा 100 रुपये का हिसाब किताब लेके चला गया। तो क्या वाकई इख्तियार है मेरा? सवाल क्लियर हुआ? जवाब क्या है?
जवाब ये है कि इस्लाम ना वन वर्ड यस कहता है ना वन वर्ड नो कहता है। न ये कहता है कि यस 100% तुम्हारा इख्तियार है, न ये कहता है कि 1% भी इख्तियार नहीं है। क्या कहता है इस्लाम? इस्लाम कहता है कि मरने से पहले 100% माल तुम्हारा है, लेकिन मरने के बाद 1/3 माल तुम्हारा है। 3 हिस्से हो जाएंगे माल के, 1 हिस्सा तुम्हारा अभी भी। तुम्हारे पास मर्जी है, तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम जैसे चाहो खर्च करो, और 1/3 माल तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही खर्च होगा। मसलन मिसाल के तौर पर, अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। अब तक मैं 100 रुपये की एग्जाम्पल दे रहा था, अब हम 300 रुपये के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं 300 रुपये छोड़ कर गया और मैंने 300 रुपये में से कहा जनाब अली कि देखो एक काम करना, मेरे मरने के बाद मैंने 10 हिस्से बनाए 30 रुपये के। 30 रुपये ये कर देना, 30 ये कर देना, 30 ये और 10 मैंने इस तरह से डिफाइन कर दी। इस्लाम कहता है सॉरी, तुम 300 रुपये की वसीयत करके नहीं जा सकते हो, तुम 100 रुपये की वसीयत कर सकते हो। ठीक है जी, ये जो तुम 100 रुपये की वसीयत कर सकते हो तो बताओ क्या करना है। हमने तो 300 के 300 पूरे कर डाले थे। तो आपको अंदाज़ा हुआ कि मामलात कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। हम उस लेवल तक नहीं पढ़ेंगे जिस लेवल तक मैं आपको लेकर आया बातों बातों में, हम बहुत ही इब्तदाई लेवल को पढ़ेंगे। ठीक है जी, लेकिन ये सारा टॉपिक आएगा कहाँ पर? वसीयत में। और वसीयत के बाद जो हमने एक लाइन बताई आपको कि 300 रुपये में छोड़कर गया और 300 रुपये में से 100 रुपये की वसीयत कर सकता था, बाकी 200 रुपये क्या जाएंगे? मेरे वारिसों को जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मीरास। यानी उसमें मेरा कोई बस है ही नहीं, चाहे माल मेरा था लेकिन मेरी मर्जी से वो तकसीम नहीं होगा। और वो तकसीम होगा किसकी मर्जी से? खुदा की मर्जी से। अब किसी का इख्तियार नहीं है। क्लियर होगी बात इसी तरह से? अच्छा, तो ये 2 चीज़ें हैं, मरने से पहले वसीयत, मरने के बाद मीरास। ठीक है जी, तो हम चाहेंगे कि इस दोनों को हम समझें और पढ़ें। अच्छा, अब वसीयत की डेफिनेशन, चूँकि हम एकेडमिकली इसको पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे उलमा ने द वर्ड वसीयत को कैसे डिफ़ाइन किया है। तो वसीयत की तारीफ़, ऑफ कोर्स तारीफ़ का मतलब यहाँ पे ही नहीं कि वसीयत बहुत सी चीज़ है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये वाली बातें नहीं करनी हमने। यहाँ तारीफ़ से मुराद ये उसकी डेफिनेशन, हाउ टू डिफ़ाइन द वसीयत। अच्छा, मुझे इस बात का ये अंदाज़ा भी है कि बहरहाल ये टॉपिक्स जो हैं वो बड़ी बोरिंग टॉपिक्स हैं, और बोरिंग होने के साथ साथ सादा उर्दू में अगर मैं कहूँ तो दिमाग के चूल्हे हिला देने वाले टॉपिक्स हैं। तो हम बहुत ही स्लो आहिस्ता आहिस्ता आसान तरीके से आगे बढ़ेंगे, और आपके जहन में कहीं पर भी कोई सवाल आता है तो आप वेट ना करें, एट द स्पॉट पूछ लें, ताकि जो है वो अगर किसी जगह पर भी कोई ग्रे एरिया रह गया है तो वो क्लियर होता जाए और बात आपके लिए क्लियर होती जाए। तो वसीयत की तारीफ़ ये है, वसीयत ये है कि अच्छा 3 चीज़ें हैं। स्लाइड नंबर 1 आपके सामने है, इसके बाद नंबर 2 और 3 भी सामने आ रहा है। ठीक है, तारीफ़ ये है कि नंबर 1 वसीयत ये है कि इंसान ताकीद करे कि उसके मरने के बाद उसके फ़लाँ काम अंजाम दिए जाएं। मसलन मैं कहता हूँ कि भाई मेरी मैयत को मसलन करबला पहुँचा देना, फ़लाँ शख्स से दरख्वास्त करना कि मुझे गुस्ल कफन दे, मेरे स्वयं की मजलिस फ़लाँ शख्स से पढ़वाना, मेरे चहलों की मजलिस फ़लाँ इंसान से पढ़वाना, मेरी बरसी में मसलन फ़र्ज़ कर ये करना, लाइक दीज थिंग्स। मेरे मरने के बाद मेरी नमाज़ें पढ़वाना, मेरे रोज़े रखवाना, मेरा हज करवाना,
फला जुलूस में नियाज करवा देना, फला किताब छपवा देना, व्हाटएवर। इस वसीयत का नाम है वसीयत अहदिया। क्या नाम है? अहदिया। 3 तरह की वसीयत है, अहदिया, तमलीकिया और तौलिया। ठीक है, ये है अहदिया, यानी मैं कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद ये काम हो जाए। अच्छा जी, नंबर 2 मज़ीद क्लियर होगी। जब आप तीनों चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपके लिए बात क्लियर होगी। नंबर 2 ये कहे कि उसके मरने के बाद उसके माल में से कोई चीज़ किसी शख्स की मिल्कियत में दे दी जाए, या खैरात की जाए, या उमूर खैरिया पर सर्फ की जाए। अच्छा, ये खैरात की जाए या उमूर खैरिया पर सर्फ की जाए, ऑलमोस्ट एक ही तरह की बात हो जाती है, बहुत बारीक से डिफरेंस है। नंबर 1 डायरेक्ट खैरात कर दी, नंबर 1 बाकायदा डिसाइड किया कि ये वाला खैर में सर्व करना। अब यहाँ पर माल इन्वॉल्व हो गया। माल तो खैर पहले भी इन्वॉल्व हो रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन अब बाकायदा मैं कह रहा हूँ कि मेरा माल इसको देना। बस मैं मर रहा हूँ तो फ़र्ज़ कर लें कि मैंने देखा कि भाई मेरे ख़ानदान में सारी मेरे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन मेरे एक बच्चे ने बहुत ख्याल रखा। मैं आखिर की ज़िंदगी के 10 साल मसलन बीमार रहा, बाकी बच्चे टेलीफोन पर खैरियत तो पूछते रहे, साल में कई मरतबा चक्कर भी लगाते रहे, लेकिन मेरा फलां बेटा था जिसने एक तरह से मज़दूर बनकर मेरी खिदमत की। अब मेरे मन मसलन फ़र्ज़ कर लें, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि मेरे 3 बेटे थे और मैं 300 रुपये छोड़ कर जा रहा था। फ़िलहाल मैं वसीयत की बात नहीं कर रहा, तो मेरे मरने के बाद मेरे तीनों बेटों को 100 रुपये मिल जाएंगे। ये तो गलत बात है। जिसने मेरा इतना ख्याल रखा उसको भी 100 रुपये मिलें, जिसने नहीं रखा उसको भी 100 रुपये मिलें, जो दरमियान में था उसको भी 100 रुपये मिलें। मैंने कहा नहीं यार, कुछ इसके लिए करो। तो यहाँ पर दीन मुझे राइट देता है ना 1/3 में, तो ठीक है तुम एक काम करो, ये 100 रुपये अपनी मर्ज़ी से खर्च कर दो। मैंने कहा भाई देखो, इसमें से मसलन मेरा बेटा था A, B और C। A को जो है वो 75 रुपये दे देना और B को 25 दे देना। ये कितने हो गए? 100 रुपये। तो 100 रुपये मेरे तकसीम हो गए इस तरह से। अब जो बाकी 200 रुपये हैं वो मीरास के कानून के हिसाब से तकसीम होंगे, तीनों बच्चों को बराबर मिल जाएंगे। तो रिज़ल्ट ये होगा कि जब 200 रुपये के 3 हिस्से होंगे तो अंदाज़न कितने कितने होंगे? फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 67 रुपीज़, राइट? 33% था, 200 के 66। तो एक बेटे को 66, दूसरे को 66, तीसरे को 66। लेकिन ए को कितना मिला होगा? 66 + 75। समझ में आ रही बात? बी को कितना मिला होगा? 66 + 25, जबकि सी को मिला होगा सिर्फ 66। तो 66 मिला कानून विरासत के हिसाब से, 75-25 मिला कानून वसीयत के हिसाब से। फर्क समझ में आया? वसीयत अलग थी, विरासत अलग थी। क्लियर हुई बात आपके लिए? तो वसीयत के जो सेकंड मॉड्यूल है वो ये है कि मैं अपने माल में तसर्रुफ करता हूँ। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल दी, खैरिया के एग्जांपल में आ जाए। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ, प्लीज़ को महसूस मत कीजिएगा। मैं 100 करोड़ रुपये छोड़ के मर रहा हूँ। अब 100 करोड़ छोड़ के मर रहा हूँ तो मसलन जब मैं 100 करोड़ हो तो मेरे बच्चे गरीब तो फ़कीर के बच्चे तो नहीं है ना, करोड़पति इंसान के बच्चे हैं, तो ऑलरेडी वो अच्छे खासे पैसे के मालिक होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 100 करोड़ मेरा है तो उनका एक चाराना भी नहीं है, ऑलरेडी वो अच्छे खासे पैसे के मालिक हो गए होंगे, बिजनेस वगैरह वगैरह। अब मैं 100 करोड़ छोड़ के मर रहा, मैंने कहा यार ये 100 के 100 करोड़ उनको मिल जाएंगे, 2 ही बच्चे मेरे, 50-50 करोड़ ले लेंगे। यार कुछ वसीयत करके जा रहा हूँ साहब। तो मैंने कहा ठीक है वसीयत। अब मैंने देखा कि वसीयत में दीन परमिशन तो दे रहा है 33 करोड़ रुपए की, 1/3 की, तो भाई बाकी तो चलो मिल जाएंगे मेरे बच्चों को। इस 33 करोड़ में से मिसाल के तौर पर 2 करोड़ इमाम बारगाह को दे देना, 5 करोड़ स्कूल को दे देना, 3 करोड़ जो है मस्जिद को दे देना, यू नो। तो ये भी इसी में आएगा तमलीकिया में, जहाँ मैं मिल्कियत को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, किसी को किसी माल का मालिक बना रहा हूँ। तो नंबर 1 अहदिया थी,
कि भाई मेरा गुस्ल इसको कहना, कफन इसको कहना, मेरी मैयत इधर ले जाना, ये सारे अहदिया, ये तमलीकिया। और नंबर 3, किसी को अपने नाबालिग बच्चों का निगरान बनाना, दैट इज़ कॉल्ड तौलियत, यानी विलायत देना। अभी मेरे बच्चों का वली कौन है? मैं खुद हूँ। मेरे मरने के बाद कौन होगा? तो देयर शुड बी सम केयर टेकर, कोई ना कोई मेरे बच्चों का निगरान होना चाहिए। अगर मेरे बच्चे नाबालिग हैं, बालिग हैं तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नाबालिग बच्चे मेरे हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, तो कौन होना चाहिए? कोई निगरान होना चाहिए। तो मेरी वसीयत में मेंशन होना चाहिए कि भाई मेरे बाद कौन होगा। तो ये जो वसीयत होगी, इसमें मैं किसी को मालिक वालिक नहीं बना रहा हूँ, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में गार्जियन। ठीक है जी, ये जो गार्जियन बनाना है, ये हमारे दीन का भी हिस्सा है। ठीक है जी। तो 3 तरह की वसीयतें होती हैं, अहदिया, ये काम, तमलीकिया, ये माल किसी को दे देना, इधर दे देना, इधर दे देना, चाहे खैर के काम में, चाहे किसी फ़र्द में। पड़ोसी तो मेरा बड़ा ख्याल रखता था, पड़ोसी के बच्चे थे मेरा बड़ा ख्याल रखते थे। मैंने कहा मेरे बनने के बाद 50,000 रुपये इसको दे देना मेरे माल में से। बात समझ आ रही? मेरी यानी फ्लैट्स जहाँ मैं रहता था, उसका चौकीदार मेरा बड़ा ख्याल रखता था। मेरे बनने के बाद तो कुछ भी नहीं उसके पास, लेकिन मैंने कहा यार ये बड़ा शरीफ इंसान था, ये सब केयर करता था। मैं बीमार था, मसलन मुझे स्ट्रेचर पर उठा के, या मसलन कुर्सी पे बिठा के, या कंधे पे उठा के लेकर बिठा के गाड़ी में बिठाता था, गाड़ी से जो है ऊपर ले आता था। मेरी कोई औलाद मेरे पास नहीं आती थी, लेकिन ये ख्याल रखता था, वगैरह वगैरह वगैरह, वट एवर एंड सो ऑन। मैं कुछ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपका जहन मज़ीद खुलता जाए कि इसके अंदर सैकड़ों बातें पॉसिबल होती हैं। तो अहदिया, तमलीकिया और तौलियत। तो नंबर 3, अपनी औलाद के लिए और जो लोग उसकी किफ़ालत में हैं, उनके लिए किसी को निगरान और सरपरस्त मुकर्रर करना। तो ये होती है वसीयत बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात की वजाहत बतौर ख़ास करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस पर बड़े सुकून से हमें डिस्कस करना चाहिए, और ये वो चीज़ है कि उसूलन अगर मैं बात करूँ तो आपको बड़ी अहम लगेगी, नहीं करूँ तो शायद किसी के जहन में ख्याल भी ना आए, लेकिन इंतहाई अहम बात है। यानी मैं चाह रहा हूँ कि दीन और दीनदार, इन दोनों के मिजाज को मिलाकर एक बात करूं। दीन क्या कह रहा है वो एक और बात है, दीनदार का मिजाज क्या है वो एक अलग बात है। अल्लाह आप सबके वालिदैन को सलामत रखे। लेकिन आप में से आया कोई भी ऐसा है जिसके पेरेंट्स में से फादर या मदर का इंतकाल हो गया हो? 4-5 लोग नजर हाथ उठा दिए। तो अगर एक फर्द का इंतकाल हुआ तो क्या विरासत तकसीम हुई? कोई क्लेम कर सकता है कि यस विरासत तकसीम हुई? जितने लोगों ने हाथ उठाया था उनमें से कोई भी एक भी? हेलो, नो वन, कोई भी नहीं। तो दीन क्या कह रहा था और दीनदारों के पास क्या है? टोटली डिफरेंट, राइट? यानी एक फर्द भी यहाँ पर बैठा हुआ क्लेम नहीं कर रहा है कि यस मेरी अम्मा के इंतकाल के बाद या मेरे अबू के इंतकाल के बाद विरासत तकसीम हुई, नहीं। तो ये एक अलमिया है हमारे माशरे का जिससे हम गुजर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं मदरसतुल कायम में जो पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक इमेज है भाई मदरसतुल कायम के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। यानी मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब सारे सलमान फ़ारसी बैठे हों या मतलब सारे अबूज़र गफ़ारी बैठे हैं या सारे जनाब फ़िज़ा बैठी हुई हैं, लेकिन बहरहाल एक इमेज है कि साहब ये दुनिया के दीनदार लोगों की क्लास है। क्योंकि एक क्लासेस वो हैं जहाँ म्यूज़िक सिखाई जाती है, डांस सिखाया जाता है, पता नहीं कंप्यूटर सिखाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है। या तो सब कुछ नहीं हो रहा ना, या तो दीन सिखाया जा रहा है। तो यहाँ आप लोग क्या सीखने के लिए आए? इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं आए आप यहाँ पर कंप्यूटर स्किल्स डेवलप करने के लिए नहीं आए आप यहाँ पर स्टिचिंग, मिसाल मेहंदी, इन सब कामों के लिए नहीं आए। क्या करने के लिए आए? तो दीनदार घराना था तो आए ना। आपके फादर, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली एक दीनदार फैमिली है।
हम दीनदार लोगों की बात कर रहे हैं कि नॉट अ सिंगल पर्सन हु क्लेम्स कि यस मिराज तकसीम हुई है। तो आप सोचें बेदीनों में क्या होगा। बात समझ में आ रही? चले बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ, यानी मैं इससे हट के बात कर रहा हूँ, एक जनरल मेंटालिटी, और मैं चाह रहा हूँ कि एक बहुत ही क्लियर मैसेज आप लोगों को मिले। ये जो है ना कि मसला नंबर 2 ये कहे कि उसके मरने के बाद उसके माल में से, आप चाहें तो ये उसके माल को 3 मरतबा रेड लाइन से अंडरलाइन करें। उसके माल यानी मरने वाले का जो माल। हमारे यहाँ तो यही नहीं पता होता मरने वाले का माल है क्या। मरना तो बहुत दूर की बात, जिंदा को नहीं पता मेरा माल कितना है। बीवी समझ रही मेरा है, शौहर समझ रहा है मेरा है। बस हमारी जहेज का माल, एक बच्ची शादी करने के बाद वो शौहर के घर पे जाती, जहेज लेके जाती, उस जहेज के माल पर कितने लोगों का हक होता है? पूरे ससुराल का। सास का जब दिल चाहेगा ये चीज़ उठा के फलां की जगह गिफ्ट दे देगी। बच्ची देख रही है मेरा माल जा रहा है गिफ्ट के अंदर, अम्मा ये क्या हो रहा है, मुझे पूछ तो लो, बता दो। शौहर तो 100% मालिक है ही है। समझ में आ रही बात? हु इज द ओनर ऑफ वॉट? कौन किस चीज का मालिक है? हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं जो हमारी सोशल वैल्यूज हैं या एथिकल वैल्यूज है, अखलाकी जो अक़दार हैं हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे की बात कर रहा हूं बतौर ख़ास, उनमें से बहुत सारी चीज़ों को वाकई में बहुत वैल्यू करता हूं। इन्हें रिस्पेक्ट का एक अलग अंदाज होता है। इन्हें वाकई वाइफ कहती है कि भाई सब कुछ आपका है, जो आप इस्तेमाल करने को मसला नहीं है। वो सास को भी इसी तरह से ओपन परमिशन दे रही होती है, ससुर को भी वो ओपन परमिशन दे रही होती है, नंद को भी जो है वो पूरा इख्तियार होता है, देवर को भी पूरा इख्तियार होता है, जेठ को भी पूरा इख्तियार होता है। कोई बात नहीं, सब चीज़ आप ही की तो है, मैं जो घर में लाई हूँ अपने लिए थोड़ी लाई हूँ, सबके लिए लाई हूँ, सब इस्तेमाल करें। लेकिन 2 चीज़ें हैं जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो 2 अल्फाज यहाँ पर कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुए, लिहाजा आपको लिखने पड़ेंगे। एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड हक़ तसर्रुफ़, और एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड हक़ मालिकियत। हक़ तसर्रुफ़ होना और है, हक़ मालिकियत और है। मज़ीद हम आसान करने के चक्कर में और मुश्किल कर गए, राइट? लेकिन आसान हो जाएगी बात, बहुत सादा है। देखिए मिसाल के तौर पर आप किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं और किसी बहुत क्लोज के यहाँ, भाई के यहाँ गए, आप बहन के यहाँ गए, चचा के यहाँ गए, ताया के यहाँ गए, मामू के यहाँ गए। अब आप मसलन फर्ज करें मामू क्या गए हुए, मामू की गाड़ी खड़ी हुई है, आपने कहा मामू दावत है आपके घर आए, लेकिन एक काम रह गया, मामू गाड़ी की चाबी दे, मैं थोड़ा सा काम करके आ जाऊं। ले लो बेटा, गाड़ी तुम्हारी तो है। आप चाबी ले गए, 2 घंटे तक आई नहीं आप। मामू ने फ़ोन किया, बेटा कहाँ रह गए? मामू गाड़ी बेच रही हूँ। गाड़ी बेच रही हूँ। अरे कैसे बेच रही हो? अरे मामू आपने तो कहा था कि तुम्हारी है। तो जो मेरी चीज़ है मैं बेच दूँ, मेरी मर्जी। हेलो, लतीफ़ा लग रहा है ना, मजाक लग रहा है आपको? सही सही है, वाकई मजाक हो रहा है। यानी ये जो मामू ने कहा था कि गाड़ी तुम्हारी है, इसका मतलब क्या था? तसर्रुफ नहीं। तुम्हें तसर्रुफ का हक पूरा का पूरा है।
जैसे लोग अपनी ज़ाती गाड़ी को डील करते हैं वैसे मसला नहीं, चलाओ। लेकिन मालिकाना इख्तियारात मेरे पास हैं, मालिकाना इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है। तसर्रुफ का इख्तियार है तुम्हारे पास। बात समझ में आ रही? आप मिसाल के तौर पर ज़ियारतों पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो कमरा आपको दे दिया जाता है। मालिकाना ये तसर्रुफ, तसर्रुफ का हक होता है। आपका साहब कमरा मेरा हो गया, मेरा हो गया, चलो भाई फर्नीचर निकाल के भेज दो। आप उस फर्नीचर पे सो सकते हैं, आपको इस्तेमाल करने का हक है, राइट? दैट इज कॉल्ड हक तसर्रुफ। तो दुनिया के बेशुमार कामों के अंदर हमारे पास हक तसर्रुफ होता है। खैर, बड़ी मिसालों को छोटी मिसाल पे आ जाएं। घर के अंदर ये बच्ची जो घर में जहेज लेकर आई है, उसमें तसर्रुफ का हक सबको है, अगर इसे दिया है तो। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% है, कोई दीन 100% नहीं कह रहा, लेकिन हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसके अतबार से बच्ची कहे कि नहीं सबको हक है, कोई बात नहीं, सब तसर्रुफ करें। बस एक टेलीविज़न लेकर आई, अब ये नहीं कह सकते इसे मैं ही देखूँगी, खबर किसी और नहीं देखूँ, सब देखो, मसला नहीं। गाड़ी लेकर आई फर्ज करे बच्ची जहेज में, तो ये नहीं कह कि सिर्फ मैं ही बैठूँगी, सब बैठे, मसला नहीं। लेकिन अगेन बैठने का राइट है, ये राइट नहीं कि कल को आप इसको बेच के आ जाएं। वाज़ेह हो रही बात है। तो हक़ तसर्रुफ और हक़ मालिकियत के अंदर फ़र्क को तो समझना ज़रूरी है। अब ये जहेज़ के एग्जाम्पल बार बार आते रही, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज आप अपने घरों में गौर करें, आप सब, स्पेशली वो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं, कि भाई जो आप घर में रहते हो घर किसका, आपका है किसी और का? 99% केसेस में जवाब है दोनों का। दोनों का नहीं, या इसका है या उसका है, या अगर दोनों का है तो डिसाइड होना चाहिए किसका कितना है। तसर्रुफ की हद तक सबका है, वाज़ेह हो रही बात। लेकिन मालिकियत की हद तक किसका, कौन इज द, हु इज द ओनर? अच्छा, जैसी बात ओनर की आई, हाँ, कागजात किसके नाम पर है? बात समझ में आ रही? अब यहां से हमने एक और शिफ्ट लिया, यानी हम दीन की बात करते करते आगे पाकिस्तान के कानून पर, फिर हमने मिक्सिंग कर दी। कागजात पर अगर मसलन किसी का नाम लिखा हुआ है तो वो हुकूमत पाकिस्तान के एतबार से मालिक है, दीन के एतबार से ज़रूरी नहीं कि वही मालिक हो, मुमकिन है वही मालिक हो। 90%, 60%, 80% केसेस में यही होगा, भाई गाड़ी मेरे मिसाल में चला के आया हूँ, मेरे नाम पर है, मालिक भी मैं ही हूँ, तो पाकिस्तान में कागजात के एतबार से मैं मालिक हूँ और वैसे भी मैं मालिक हूँ। लेकिन ऐन मुमकिन है जनाब अली वो गाड़ी मेरे भाई की हो, लेकिन मेरा भाई मजबूर हो कि पाकिस्तान के कानून के एतबार से वो एक वक्त में मसलन फ़र्ज कर लेते हैं सब 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं रख सकता अपने नाम पर, तो उसने कहा भाई काम करते हैं, तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदनी तो है ही, गाड़ी मेरी ही होगी लेकिन तुम्हारे नाम पे कर देते हैं, मुझे भी सुकून होगा कि भाई जिस भाई को मैं चलाने के लिए दे रहा हूँ है भी उसी के नाम पर, लेकिन भैया गाड़ी मेरी है। हाँ, मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, गाड़ी आप ही की है, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे चलाने के लिए दी। अब वो गाड़ी जनाब अली खरीद ली गई और मेरे नाम पे रजिस्टर्ड भी हो गई, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान के मालिक कौन है? मैं हूं। मेरा भाई बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता मेरी परमिशन के बगैर, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। असल में मालिक कौन है? वही भाई है। मेरे पास हक़ तसर्रुफ है, हक़ मालिकियत नहीं है। हमारे यहाँ 60-70% से ज़्यादा मैंने देखा है कि पुराने लोग मकान लेते थे तो रखते थे अपनी वाइफ के नाम पर। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या सिस्टम है, ऐसा ही बाज़ औक़ात टैक्स से बचने के लिए कि साहब अगर मेरे नाम पर होगा तो टैक्स ज़्यादा लग जाएगा, वाइफ के नाम पर है तो कोई पूछने नहीं आएगा पाकिस्तान में, क्योंकि वैसे वाइफ के नाम पर मकान है लेकिन वाइफ जॉब करती नहीं है तो किसी की आमदनी नहीं है, तो बस मकान ही ख़त्म है तो है, कोई टैक्स नहीं होगा या कम होगा।
बाज़ जगहों पर जनाब अली ये कॉन्सेप्ट था कि यार रौनी साहब हमने बीवी के नाम इसलिए रखा है कि अगर मरमरा गए और हमारे नाम पर हुआ तो बच्चे तो माँ को निकाल देंगे घर से बाहर, तो कम से कम बीवी के पास छत तो हो। अब मैं दीन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, दीनदार डिस्कस, यानी दीनदार मुसलमान डिस्कस कर रहा हूं। छत तो हो भाई, छत तो हो, ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन इस घर का मालिक कौन है? अभी तो मैं मालिक हूं। कागजात बीवी के नाम पर है, क्या मतलब? मरने के बाद वो मालिक बन जाएगी। ये हमारे माशरे में होता है। दीन इसको एक्सेप्ट करता है, यस और नो? जब आप जवाब देते हैं इसका मतलब आपको सवाल समझ में आ रहा है, और मेरी जीत ये है कि आपको सवाल समझ में आ जाए। जवाब तो देने के लिए बैठा हूं मैं, ठीक है ना? तो सवाल समझ में आया आपको कि ये जो हो रहा है क्या वाकई दीन के हिसाब से एक्सेप्टेबल है? जवाब ये है कि नॉट अ सिंगल वर्ड यस, नॉट अ सिंगल वर्ड नो। यानी इसका मतलब ये हो जनाब अली कि मैं एक मकान छोड़ के जा रहा हूं जो मैंने ज़िंदगी में अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया है, लेकिन मकान मेरा। बीवी को भी बताया कि मकान किसका है? मेरे शौहर का है। बच्चों को भी बताया कि अब्बा जान इसके मालिक हैं। मेरे भाई बहनों को भी मालूम है कि मसलन जो है वो भैया मालिक हैं, लेकिन पेपर पे किसका नाम लिखा है? वाइफ का। तो हुकूमत पाकिस्तान के एतबार से वाइफ का है, शरीयत के कानून के एतबार से मेरा है। इसके पीछे राज क्या है? राज ये कि जब मैं मरूं तो मेरी बीवी बगैर छत के ना हो जाए, बेमकान ना हो जाए, लामकान ना हो जाए, यही ना? दीन इसको एक्सेप्ट करता है। जवाब ये है कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ वसीयत, यानी प्रैक्टिकली मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे मरने के बाद जो आज मैं जिस माल का मैं मालिक हूं, मेरे मरने के बाद उसका मालिकन कौन बन जाए? ये हो गई वसीयत। वसीयत कितने में वैलिड है? 1/3 के अंदर। अगर जितना मेरा मालिकियत है सारी की सारी, अगर उस सारी की सारी प्रॉपर्टी में इस मकान की हैसियत 1/3 की है, तब तो ओके। यानी फर्ज का जनाब अली कि मैं फैक्ट्री का मालिक भी हूं, उस फैक्ट्री की कीमत 10 करोड़ रुपए है, और जिस मकान में मैं रहता हूं उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। थोड़ा बड़ी बड़ी बातें करें ना, खुश तो हो सकते हैं सोच सोच कर, चाहे हो ना। अब जब मैं मरा तो मैं कितना छोड़ के मरा? 15 करोड़। 5 करोड़ का मकान और 10 करोड़ की फैक्ट्री। मकान बीवी के नाम पे मैंने कर दिया था जिंदगी में, ये सोचकर कि मेरी बीवी लावारिस ना हो जाए। अच्छा, लेकिन ये प्रैक्टिकली वसीयत में आया। लेकिन अगर आप गौर करें तो वसीयत कितने की मैंने? 1/3 की, 15 में से 5 की, तो 5 की मेरी बीवी मालिक बन जाएगी, मसला नहीं। बाकी 10 करोड़ वो कानून विरासत में तकसीम होगा। लेकिन अगर मेरी कुल दायरा एक मकान ही था तो 5 करोड़ के मकान में से मिसाल के तौर पर 1/3 बनता है कितना? 33 1 करोड़ 65 लाख। सॉरी, तो 1 करोड़ 65 यानी 1/3 की मालिकन तो ये बन गई। 2/3 कानूनी विरासत में तकसीम होगा। यानी जो दूसरे वारिस है मेरे, मसलन मेरे बच्चे, वो अम्मा से जिद कर सकते हैं कि अम्मा मकान बेचें, अपना 1.5 करोड़ पकड़े निकले। बात हो रही बात? तो समझाना यह है कि दीनदार कुछ कर रहा है, दीन कुछ कह रहा है। हमने आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा ये जो मामलात हैं, आप सोचें कि अच्छा आज आपने मसाइल सुन लिए, घर जाकर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, एकदम से घर मुसलमान हो जाएगा, सॉरी, ये में नहीं होने वाला। बट कम से कम आपको पता तो हो। यानी एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता, उसको हम नमाज सिखा दें, तो सिखाने का मतलब ये नहीं कि पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन सिखाने का फ़ायदा ये होगा कि 10 साल बाद भी उसको नमाज पढ़ने का ख्याल आया तो चूंकि नमाज आती थी तो अब सही पढ़ेगा।
तो हम आज सिखा दें कि अगर ज़िंदगी में कभी आपका अमल करने का दिल चाहा, चल दिल चाहा को छोड़ें, अमल करना मुमकिन हुआ, तो आपको पता तो हो कि दीन कह क्या रहा था। तो ये जो है ना उसका माल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पर जनाब अली, मिसाल को उलट दें, जिंदगी मकान मैंने वाइफ के नाम पे रखा था, ये सोच करके जब मैं मरूं तो मेरी बीवी भी मकान ना हो जाए, मसलन उल्टा हो गया, हाँ वो निकलनी, हम बेघर हो गए। मैंने कहा मकान तो मेरा है। बच्चों ने कहा अब्बा ये कैसे हो सकता है, चले कोर्ट में। कोर्ट ने कहा साहब अम्मा कहा था तुम्हारा कुछ नहीं है, शौहर की जो मीरास मिलेगी तुमको मिलेगी, बस ख़त्म। शौहर का रिश्ता तो वैसे ही बड़ा कम होता है, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरी वाइफ के साथ शौहर का रिश्ता है। तो मैं अपने बीवी का अगर वारिस बनूंगा तो एज ए हस्बैंड बनूंगा, एज ए शौहर। पाकिस्तान की कोर्ट के हिसाब से शौहर को कितना मिलना चाहिए, इतना, ये पकड़िए चलिए साइड पे, बाकी सब बच्चों का। बात समझ में आ रही है आपको? तो लेने के देने पड़ गए। तो ये जो मामलात हैं बड़े अहम मामलात हैं, यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं, हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है, हमारे मौजू में शामिल नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान यानी हुकूमती मामलात हम वो बात भी करेंगे कागज़ात वागज़ात वाली, और हम ये कोशिश भी करेंगे कि आपको समझाएं कि दीन इस मामले में क्या कहता है। तो ये वाला लफ्ज़ उसका माल, इसको जनाब अली हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, थोड़ा सा इसको और ओपन करेंगे, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूँ अभी तकरीबन 10 मिनट का, 5 बज गए ना, हम ब्रेक लेते हैं थोड़ा 10 मिनट का। आप लोग थोड़ा सा सोचिए और कोशिश करें कि इससे मुताल्लिक एटलीस्ट 1 या 2 सवालात अपने पास मौजूद हों जब मैं आऊँ क्लास में, मुख्तलिफ अपने प्रैक्टिकल सिनेरियोज़। ख़ानदान में क्या हुआ, ज़रूरी नहीं कि आप नाम लेके सब चच्चा के घर में ऐसा हुआ और ताया के घर में ऐसा हुआ और ममानी के घर ऐसा हुआ और पप्पो ने ऐसा कर डाला, लेकिन आप कानून के दायरे में रहते हुए सवाल ज़रूर बनाइए कि सर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, ताकि हम हक़ के मालिकियत और हक़ के तसर्रुफ़ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें, और हमें समझ सकें कि जब एक शख्स दुनिया से जा रहा है तो ये तो पता हो कि इसी माल का मालिक 1 करोड़ का मालिक है कि 10 लाख का मालिक है, रिगार्डलेस कि इसके नाम पे क्या क्या है, लेकिन एक्चुअली कितने का मालिक है। और मालिक इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली रकम, इन टर्म्स ऑफ अदर एवरीथिंग, ऑल द एसेट्स, कारोबार, गाड़ी, घर, पता नहीं बैंक बैलेंस, किताबें, कपड़े, एवरीथिंग। यानी जो आपका क्लोसेट है वो भी आ जाएगा, आपका जो बेडरूम फर्नीचर है वो भी आ जाएगा, जो आपकी ब्यूटी एसेसरीज हैं, इवन अगर लिपस्टिक शैम्पू भी है। ये लिपस्टिक का मालिक कौन है? अब मेरी बीवी मर गई, अगर वो मालिकन थी तो क्या मेरी बेटी इस्तेमाल कर सकती है अपने भाई से पूछे बगैर, इसलिए कि विरासत में भाई का भी हिस्सा है? तो क्वेश्चन तो है ना। तो अगेन हम हक़ के मालिकियत उसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे। एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। जी जनाब, हमने कहा था कि कुछ एक छोटा सा एक्टिविटी, क्वेश्चंस। जी है किसी के पास क्वेश्चंस? जी बोले। सर अगर कोई हस्बैंड वाइफ में से वाइफ का इंतकाल होता है तो क्या वो मरहूम के हक होगा या वो उनकी डेथ के साथ ही डिसॉल्व हो जाएगा? यानी कि उन मरहूमा के बच्चे अपनी माँ के हक को क्लेम कर सकते हैं कि हमें अपनी माँ का हिस्सा दें, ऐसा है? यस बिल्कुल है। यानी ये जो हम वसीयत के अहकाम पढ़ रहे हैं, मसलन हमने लिखा है ना कि वसीयत ये कि इंसान, यहाँ इस इंसान में मर्द भी शामिल है और औरत भी शामिल है, ठीक है जी। तो जो भी इस दुनिया से गया, चाहे मर्द है चाहे औरत, वसीयत करके जाए नंबर 1। और जो भी इंसान इस दुनिया से जाता है वो जिस माल का भी मालिक है, चाहे वो 100 रुपये छोड़कर जा रहा है चाहे 1 करोड़ छोड़ के जा रहा है, 1/3 में उसके पास राइट है कि वो वसीयत कर सकता है, और बाकी जो है वो कानून शरीयत के मुताबिक तकसीम होगा। और अगर वसीयत नहीं की तो सारा का सारा कानून शरीयत के मुताबिक तकसीम होगा। तो तकसीम तो होगा, होना चाहिए। नहीं, उस शख्स की मरहूमा बीवी
उसका हिस्सा होगा, ये पूछना चाहते थे। वो तो मरहुमा हो गई, अब उसका हिस्सा उसके बच्चे क्लेम कर सकते हैं। किसके पास से क्लेम करेंगे? देखिए, जो हस्बैंड है उसकी बीवी बच्चे, जो बीवी है वो मरहुमा हो गई, उसका हक था कुछ, या उसकी इंतकाल के साथ ही हो गया, डिसॉल्व हो गया। यानी कब क्लेम करेंगे, किससे क्लेम करेंगे? मैं अपने मर्जी से, जब शौहर बच्चे के हवाले से कहे कि भाई माँ का हिस्सा में दो, जो मरहुमा हो चुका है, ऐसा हो सकता है। ओके, जो अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ वो कुछ और है, और मुझे लगा कि जो आप समझा रही हैं वो कुछ और है। यानी 1 मिनट के लिए मुझे फ़र्ज़ कर लें, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, यही कहना चाह रही हैं आप, ठीक है? मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ तो मेरे बच्चे ये कहें कि हमारी अम्मा का हक़ हमें दो। लफ्ज़ हक़ यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। हमारा हक़ हमें दो, आप समझ रहे हैं? हमारा भी दो और अम्मा का भी दो, ये अगर क्लेम करें तो ये वैलिड है। अम्मा का हक़ कोई है ही नहीं ना। अम्मा जो मालिक है, जिस चीज़ की मालिक हैं वो बच्चों को मिल जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, यानी 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ करते हैं आज के दिन मैं मिसाल के तौर पर 1000 रुपये का मालिक हूँ, ठीक है जी? मेरी बीवी मिसाल के तौर पर 200 रुपये की मालिकन है। सारी प्रॉपर्टी उसकी मिला के, उसको जो जहेज़ में जेवरात मिले थे और ये था और वो था, और उसके भैया ने दिया, उसके अम्मा ने दिया, उसके अब्बा ने दिया, उसके मामू ने दिया, वो सब, वो 200 रुपये की मालिकन है। आज मैं 1000 रुपये का मालिक हूँ, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, ठीक है जी? ये 200 रुपये जो है वो कानून शरीयत के मुताबिक तकसीम होंगे, ये समझ आती, ठीक है? लेकिन वो जो 1000 रुपए में इनकी मिसेस का भी तो कुछ हिस्सा होगा ना, वो कुछ वसीयत होगी, उन्होंने कुछ सोचा होगा कि हाँ ऐसा कुछ। वो तो मेरे मरने के बाद होगा ना। जब तक मैं मरा नहीं हूं तब तक मेरी बीवी का कोई विरासत का हिस्सा ही नहीं। विरासत आती है उस वक्त जब मैं मर जाऊं, तो मैं तो जिंदा हूं आज ना। अच्छा, अब ये जो 1000 में मेरे पास हैं, मेरे बच्चे इस 1000 में से कुछ क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कि इस 1000 में से मेरी बीवी को कुछ है ही नहीं, सारा मेरा है। क्लियर हुई बात आपके लिए? अच्छा, जब मैं मरूंगा तो सारा का सारा 1000 मेरे बच्चों को डायरेक्ट मिलेगा, थ्रू माई वाइफ नहीं मिलेगा। बात हो रही बात? तो मरते वक्त वाइफ का हिस्सा, हाँ, या तो मैं ये कहूं कि भाई ये 1000 में से 500 मेरी वाइफ का है, 500 मेरा, यस, तो फिर प्रैक्टिकली वो जुमला गलत हो गया कि 1000 का मालिक में वो 200 की मालिकन वो है, वो 700 की मालिकन है। तो ये तय होना जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ द लास्ट ब्रीथ, जो उसने आखिरी सांस ली मेरी बेगम ने मिसाल के तौर पर, उस वक्त वो किस माल की मालिकिन थी, 1 की, 100 की, 1000 की, कहते हैं जो भी। तो वॉट एवर शी इज ओनर, वो तकसीम होगा विरासत कानून विरासत के एतबार से। बात क्लियर हो गई? और उसका चैप्टर क्लोज, टोटल कहानी क्लोज। यानी चलें थोड़ा सा और आगे, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। मैं 1000 का मालिक था, मेरी बेगम 200 की मालिकन थी, जनाब अली जो है वो बेगम का खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया। आज जब इंतकाल हो गया तो एक लेडी की डेथ हुई। जब एक इंसान मरता है तो उसका 1/3 तो वसीयत के मुताबिक तकसीम होगा, हम इसको फिलहाल नहीं छेड़ते। 2/3, या अगर वसीयत नहीं की थी तो 100%। इसका माल 200 रुपये तकसीम होगा कानून विरासत के एतबार से। कौन कौन है मेरी बीवी का वारिस, आपको मालूम है? एक खातून का वारिस कौन कौन है? चलो मेरी बीवी को छोड़ दें, एक खातून अगर इंतकाल हो, इस वारिस कौन कौन है? बेटा, भाई, शौहर, वालिद। जी जनाब, एनी कमेंट्स? भतीजा, अगर तो बेटा नहीं तो भांजा, दादा, अम्मा, अब्बा, कौन कौन है मेरी बेगम के वारिस? फ़कत औलाद। जी जनाब। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और अवेयरनेस, जस्ट इसलिए हमने इस चैप्टर को चूज़ किया है। तो यहाँ यानी वही वाली बात है कि हम सीखने के लिए आए, तो इसका मतलब हम सीखे हुए नहीं है तो सीखने के लिए आए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जहन को कहते हैं ना कि तैयार करें इन बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए। जब भी किसी इंसान का इंतकाल होता है तो कानून विरासत में हम पढ़ेंगे
कि उसके वारिसों के 3 कैटेगरीज हैं, A, B एंड C, या कह लीजिए 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 में विरासत तकसीम होगी, 2 और 3 में तकसीम नहीं होगी। अगर जनाब अली इसके कैटेगरी A के वारिसों में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचा है तो कैटेगरी 2 में तकसीम होगी, और अगर कैटेगरी 2 में से भी कोई जिंदा नहीं बचा है तो कैटेगरी 3 में जाएगी बात। कैटेगरी A में कौन कौन आता है? औलाद और माँ बाप, बस। औलाद और माँ बाप, और औलाद ना होने की सूरत में औलाद की औलाद। मुमकिन है मेरी बीवी नानी अम्मा बन चुकी हो, आप क्यों घबरा रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? मुमकिन है मेरी बेगम दादी अम्मा भी बन चुकी हो। Life partner is not in the first category. Not in the first, not in the second, not in the third. दोनों केसेस में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यानी शौहर और वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, वो एक जनाब अली जो है वो अलग ही कैटेगरी है। उसका एक लिमिटेड अमाउंट जो उसको मिल जाएगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। बाकी सारा माल कानूनी विरासत पे जाएगा, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। नहीं तो इमाम ज़माना शौहर मालिक नहीं बनता। यानी बहुत सारे पिंदार के बुत टूटने वाले हैं जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो जो हम सोच के बैठे हैं। यानी फर्ज कर लें एक हस्बैंड वाइफ है, कोई है ही नहीं उनका, ना सास ससुर जिंदा है, ना बच्चे हैं, ना भाई बहन, कोई भी नहीं, कोई वारिस है ही नहीं, भूल जाएं। न इस हस्बैंड की कोई चच्चा ताया पप्पा मम्मा नहीं, कोई है, ना भतीजा भांजा पोता नवासा नवासी, न इस खातून का, 2 अकेले आदमी, कोई है ही नहीं, और 100% माल का मालिक हस्बैंड है। जैसे इसका इंतकाल होगा 1/4 इसकी बीवी को मिलेगा, बाकी सारे मामले ज़माना ले जाएंगे। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? हस्बैंड मर गया तो सारा वाइफ का है ना। दिस इज ब्रिटिश लॉ, नॉट मोहम्मद एंड मुस्लिम लॉ। तो खैर हम बहुत आगे बढ़ गए, वो हम पढ़ेंगे, विरासत को हम जब डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आपको ग्लिम्सेस, थोड़े थोड़े आंसर्स इसलिए दे रहा हूँ कि वरना आपका जहन अटक जाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो डिटेल से पढ़ेंगे। तो खुलासा ये हुआ कि मेरी वाइफ का इंतकाल होता है मिसाल के तौर पर, खुदा ना खास्ता, ठीक है जी, तो मैं एज ए हस्बैंड एक लिमिटेड अमाउंट मुझे मिल जाएगी उसके माल में से। बाकी माल मेरे बच्चों को मिलेगा, मेरे बच्चों नहीं उसके बच्चों को, जो हम दोनों के बच्चे हैं एक तरह से, उसके बच्चों को मिलेगा, और उसके वालिदैन को, यानी मेरे सास ससुर को मिलेगा। बेगम मेरी मरी, वारिस मेरा ससुर बन रहा। सब ससुर साहब तो देने के लिए हो गए, लेने के लिए कहां से आ गए? लेकिन यस आई हैव टू पे, कि आपकी बेटी छोड़ के मरी, आपका हिस्सा है। तो मैं तो सोच के बैठा था कि, अभी समझाने के लिए कह रहा हूँ प्लीज, यानी वैसे ही एग्जाम्पल बन रही है, तो मैं तो सोच के बैठा था कि ससुर मरेंगे तो विरासत मिलेगी, तो मैं तो मालिक बन जाऊंगा, यहाँ लेने के देने पड़ गए। अच्छा फर्ज करें जनाब अली कि 2 महीने बाद मेरे ससुर का इंतकाल हो गया, और मेरे साला साली जिंदा है मिसाल के तौर पर, मेरे ससुर का 100% माल उनको जाएगा, मेरे बच्चों को यानी नवासों को कुछ नहीं मिलेगा। यानी मरहूम के जो बच्चे जिंदा हैं, फर्ज कर मरहूम के 5 बच्चे थे, इनमें से एक मेरी वाइफ थी, उसका इंतकाल हो चुका पहले से। तो अब जब मेरे ससुर का इंतकाल होगा तो सारा का सारा माल उनके 4 बच्चों में तकसीम होगा, मेरी बीवी का कोई हिस्सा नहीं। जब मेरी बीवी का कोई हिस्सा नहीं तो मेरी बीवी के बच्चों का भी कोई हिस्सा नहीं। तो जब बच्चों का हिस्सा नहीं तो मेरी बीवी के शौहर का हिस्सा कहां से होगा? कुछ नहीं, कक, 0। यानी अगर मुझे अपने ससुर के माल में से कुछ चाहिए तो सबसे बेहतर यह है कि ज़िंदगी में ही कोई दुआ शुआ करके कोई चिल्ला विल्ला काट के उनको फारिग करवा दूँ। मजाक कर रहा था मैं। तो समझ में आ रही बात आपको? अभी बड़ा अजीब सा लग जाएगा, यानी मेरे बच्चे कहेंगे आप बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं, हम नवासे, हमारा कोई हिस्सा नहीं है, एक पैसे का हिस्सा नहीं। तुम्हारी अम्मा का माल तुम्हारे अब्बा ले गए, वो भी उनके तुम्हारे मामू को और तुम्हारी खाला को मिल गया। बात समझ में आई? यानी जब मेरी बेगम का इंतकाल हुआ तो ससुर को मिला ना मेरे एज ए फादर। जब मेरे उसके ससुर का इंतकाल हुआ तो वो जो बाल मसलन 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए जो भी गए थे यहाँ से वहाँ,
वो किस में जाएंगे? उनके बच्चों को जो जिंदा है अभी। मेरी बेगम जिंदा नहीं है, तो यहां से गया तो सही, वहां से आएगा कुछ भी नहीं। इज दैट क्लियर? अगेन इसको हम पढ़ेंगे कहां पर? कानूनी विरासत में। हम फिलहाल वसीयत की बात कर रहे थे। एनी क्वेश्चन अदर? हमने बोला सवाल बनाए। जी जनाब। वालेकुम। सर मेरा सवाल ये कि वसीयत यानी अगर मतलब किसी ने वसीयत की ही नहीं और वो मर जाए, आते हैं इस पर। और एक चीज़ और, अगर वसीयत नहीं की हुई है लेकिन वालिदैन का इंतकाल हो गया और औलाद में सिर्फ एक ही है, तो वो सब सिर्फ उसी को मिलेगा जो उनकी औलाद है उनके पीछे? ये कैटेगरी जो विरासत में आएगा। आपके हिसाब से तो आपने कहा वालिदैन मर गए, उसूलन वालिदैन नहीं मरते, या अम्मा मरती हैं? नहीं, यानी कि वालिद के ठीक 7 महीने बाद वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ठीक 7 महीने बाद ना, तो जिस दिन वालिद का इंतकाल हुआ, ठीक है जी, इनकी फर्स्ट कैटेगरी के वरसा कौन कौन थे? औलाद प्लस इनके माँ बाप प्लस इनकी वाइफ। क्लियर? ये उसी वक्त तकसीम हो जानी चाहिए थी। इसके 7 महीने बाद अम्मा का इंतकाल हुआ। अम्मा के माँ बाप और अम्मा के बच्चे, अम्मा के हस्बैंड का तो इंतकाल हो चुका है। तो अगर न इनके माँ बाप जिंदा है न इनके माँ बाप जिंदा है, तो प्रैक्टिकली बच्चे ही मालिक बन जाएंगे। और बच्चों में भी सिर्फ एक ही हो तो फिर वो सब एक है तो एक ही 100% मालिक बन जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगेन ये बातें आएंगी, अभी हमने भी डिस्कस नहीं किए इन चीज़ों को। मैं चाह रहा हूँ हक के तमल्लुक, हम हक के तसर्रुफ, उस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो क्लियर करें। हाँ सर, एक सिचुएशन हुई थी कहीं पे कि एक मकान बना और उसके ऊपर बहन का भी पैसा लगा, भाई का भी पैसा लगा। बहन का भी इंतकाल हो गया, भाई का भी इंतकाल हो गया। बहन का कोई बच्चा नहीं, भाई के बच्चे रहे, सब कुछ हुआ और रिसेंटली अभी सेल हुआ। अब जब ये सेल हुआ तो कैसे क्या डिवीजन होगी? जिसने पैसा लगाया था उनको देना चाहिए, या उनके जो भी है मतलब बहनें या जो भी, उनको देना चाहिए, या बस इन बच्चों को ही आपस में बस ठीक है हो गया? अब देख रहे हैं, ये बड़े प्रैक्टिकल सवाल आता है। मैं चाह रहा था कि इसको अब डिस्कस करें। अब इन्होंने लफ्ज़ बहन लफ्ज़ भाई इस्तेमाल किया। हम कहीं भी एक पर्सन को हम फोकस करके उसको मरकज़ी रिश्तेदार बनाएंगे और फिर सारे रिश्ते वहाँ से डिस्कस करेंगे। एक शख्स, लफ्ज़ बहन भाई को इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक शख्स ने एक मकान बनाया, उस शख्स की बहन ने भी इसमें हिस्सा डाला, इस शख्स का इंतकाल हो गया। अब समझाना यह है कि जब हिस्सा डाला तो गिफ्ट कर दिया अपने भाई को कि भैया ये माल मैंने आपको बख्श दिया और मालिक आप हो गए, या है कि नहीं? 100 रुपये का मकान बना, 25 रुपये मैंने डाले, 75 आपने डाले, 25% की मालिकन मैं हूं आज भी। ये वहां डिसाइड होगा, यानी उसूलन डिसाइड होना चाहिए। अगेन हमारे डिसाइड नहीं होता, प्रॉब्लम यही है, डिसाइड नहीं होता। और जब नहीं होता डिसाइड तो ये मामला कब जाते हैं? ये मामला खुलते हैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। उस वक्त तो सर 5 लाख रुपये का मकान बन गया, 1970 की बात हो रही। साहब 5 लाख रुपए बहुत थे, बहन ने 1 लाख 1.5 लाख रुपए डाल दिए, भाई ने मसलन 3 लाख रुपए डाल दिए, 4-5 लाख रुपए की बात थी, ख़त्म हो गई। साहब 1970 का मकान 2020 में आते आते हो गया 4.5 करोड़ रुपए का। पचास साल गुजर गए। भाई 30 साल का था जब मकान बनाया था, जो भाई भी 80 साल का हो गया। अब वो बहन के बच्चों से कह रहा है तुम्हारी अम्मा ने डाले थे 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ले लो। बात समझ में आ रही है? भाई वो 5 लाख का था तो 1.5 लाख था, आज वो 5 करोड़ का है तो 1.5 करोड़ है। फिर वो आप 1.5 लाख देकर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। तो ये अब क्या होना चाहिए था? उसी वक्त जब तय होना चाहिए था कि मैं तुमसे 1.5 लाख रुपए कर्जा ले रहा हूं। अब देखिए ये वो मामला आते हैं जो इतने बारीक हैं, इतने बारीक हैं कि वाकई अगर भाई ने बहन से 1.5 लाख रुपए कर्जा लिया था तो 100 साल के बाद भी बच्चों का ऐसा 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। भाई मैंने आपसे 1.5 लाख रुपए कर्जा लिया, 1.5 लाख रुपए वापस। आपने मुझसे 50 साल नहीं मांगा, आपका कसूर है। लेकिन आपने मुझे दिया था 1.5 लाख का कर्जा, मैंने आपको 1.5 लाख वापस कर दिया। एक बार तो है कि नहीं, आपने 1.5 लाख का कर्जा नहीं दिया था। आपने कहा था साहब ये 5 लाख रुपए का मकान हम मिल के खरीद रहे हैं। तो अब आपका जनाब अली क्या हुआ? मिसाल के तौर पर 1.5 लाख बनता है, फर्ज कर लेते हैं 30%।
तो मकान में आपका हिस्सा 30% था, तो आज जनाब अली 30% आज भी। तो ये बहुत ही बारीक लाइन है कि आपने मुझे 1.5 लाख कर्जा दिया था या मकान में 1.5 लाख का हिस्सा लिया था। एग्जैक्टली। अब यहाँ से हम यानी कानून वसीयत और विरासत को तो छोड़ें, अब हम जाएंगे कानून शहादा अपना कज़ावत में। अब ये इस्लामिक कोर्ट का मसला बनेगा, यानी या तो वो सेटलमेंट करें आपस में, राज़ी हो जाएं, और या वो राज़ी नहीं होते तो इस्लामी अदालत में जाएंगे, वो हाकिम शरा की अदालत में। कोर्ट डिसाइड करेगी, हाकिम शरा की कोर्ट, नौ पाकिस्तान की कोर्ट, कि साहब तुम्हारा इतना हिस्सा, तुम्हारा इतना हिस्सा। फिर अगेन वो क्लेम करेंगे, वो गवाह लाएंगे कि साहब हमारी अम्मा ने कर्जा नहीं दिया था, हमारी अम्मा ने मकान में हिस्सा डाला था। वो एक क्लेम करेंगे कि नहीं, मैंने तुम्हारी माँ से कर्जा लिया था, उसको मकान में हिस्सा नहीं था, मुझे मकान खरीदना था 5 लाख रुपए का, मेरे पास 3.5 लाख थे, मैंने 1.5 लाख का कर्जा लिया। तुम्हारी माँ भी जो जॉब करती थी, मेरी बहन थी, शादी भी नहीं हुई थी उसकी, और तो मुझे 1.5 लाख रुपये कर्जा दे दिया कि भैया आप 1.5 लाख मेरे किसी काम के नहीं, आप दे दें, मेरी शादी आप 1.5 लाख वापस कर दीजिएगा मुझे। 2-3 साल बाद शादी हुई, जब शादी की बात हुई तो जनाब अली जो है शौहर इतना मालदार था, उसने कहा कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ खर्चा करना ही नहीं पड़ा, और तुम्हारी बहन भी आके चली गई, मेरी बहन भी आके चली गई मिसाल के तौर पर। वो इतने मालदार घराने में गई थी, जरूरत ही नहीं थी, उसने कभी मांगा नहीं, मैंने कभी दिया नहीं। आज तुम 25 साल बाद आए हो मेरे पास, 50 साल बाद आए हो, तुम्हारी बहन माँ का 1.5 लाख रुपए ले लो। नो मतलब एक अलग तरह की, कहाँ ये कहाँ जाएगी सारी बातें, इस्लामिक कोर्ट के अंदर चली जाएंगी। तो दीज थिंग्स, अच्छा ये मैं क्यों सारी बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता आप ख़ानदानों में जाकर बंटवारे करें। निज़ाम ख़ानदान जो हमारे यहाँ चल रहा है उसको आप तोड़ें। मैंने कहा ना, मैं जो वैल्यूज़ हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। ये अखलाक़ी अक़दार मेरा तेरा हमारे यहाँ नहीं होता कि भैया कोई मसला नहीं है, बाबा कोई मसला नहीं है, सास ससुर की इज्जत सब ऐसा है कि, लेकिन मालूम होना चाहिए मालिक कौन है। जब मालूम होगा तो आगे फैसला करने में आसानी होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो डिसाइड करने में आसानी होगी। तो 25 साल के बाद भाई बहन कजिन्स आपस में नहीं लड़ रहे होंगे, मेरे बाप का तुम खा गया और तुम्हारे बाप का मैं खा गया। और ये हमारे यहाँ होता है, यानी जब हम जो बेसिक वैल्यूज़ को जब केयर नहीं करते हैं तो आगे जाके यही मसाइल होते हैं। और अक्सर लोगों के दिलों में, चूँकि हम तो मौलाना बनकर इस माशरे को देखते हैं, तो जो हमारे पास मसाइल आते हैं अक्सर लोगों के दिलों में नाराज़गी है आज भी। आप में तो कोई हाथ मत उठाइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में भी होगा, हमारे ताया ने ऐसा किया, हमारे चच्चा ने ऐसा किया, हमारे मामू ने ये काम कर डाला, हमारी अम्मा बताती थी मामू बेटा सब खा गए, फुला खाला सब खा गई, फुला ताया जो है वो उन्होंने ऐसा कर डाला। ये हम में से हर एक के दिल में कहीं ना कहीं है। राइट और रॉन्ग? राइट। क्यों? इसलिए कि उस निज़ाम मालिकियत को हमने समझा ही नहीं, वक्त पर नहीं समझा। यानी हमारे होता क्या, हमारे होता है जनाब अली की मसलन एक ख़ानदान, अच्छा हस्बैंड वाइफ ऊपर, जो इधर के लिए हस्बैंड वाइफ, इधर के लिए माँ बाप, ये हस्बैंड वाइफ 3-4 बच्चे हुए, 5 बच्चे हुए, अच्छा बच्चों की स्कूलिंग शुरू हुई, बाप स्ट्रगल कर रहा है, जॉब कर रहा है वो, अब करते करते जनाब अली बच्चा बड़ा इंटर पास किया, जॉब पे लग गया, बाबा मैं हूँ ना घर का संभाल रहा हूँ, अच्छा जी वो उसने जॉब की, अच्छी जॉब पे लग गया। दूसरा बेटा इंटर पास हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, वो जॉब पे लग गया, वो भी तनख्वाह ला के दे रहा है, ये भी तनख्वाह ला के दे रहा है, घर खुशहाल। एक आदमी की तनख्वाह की जगह कितने आदमी की तनख्वाह आने लगी? 3 आदमी की तनख्वाह आने लगी, तो घर खुद बहुत क्या हो गया, अच्छा हो गया। अब जब घर पैसे आने लगे तो वो हुआ कि यार ये मकान बड़ा छोटा पड़ रहा है, तो बच्चे बड़े हो गए, चलो मकान ले लेते हैं। अब तीनों ने जमा किए पैसे, जमा करके जनाब अली जो है नया मकान ले लिया। अब्बा थे, अब्बा के नाम पर ही रखा। अब जो 18 साल 19 साल की उन्होंने जॉब पे लगा था, जब उसको 40 साल का हुआ, 20 साल में अब्बा का इंतकाल हुआ। अब 20 साल में उसको याद आ रहा है कि भाई जो मकान खरीदा था उसमें मेरा इतना पैसा लगा था। छोटे भाई ने कहा यार मेरा पैसा तो लगा था। अबे पागल हुआ है, तेरे पैसे से राशन आता था, मेरे पैसे बैंक में जमा होते थे, उससे घर खरीदा था। अब क्या करेंगे? तो भाई राशन तो तू ही खाता था ना, मैं भी 20,000 तनख्वाह कमाता था, तेरी भी 20,000 थी,
मेरे 20,000 से राशन आता था, तेरे 20,000 जमा होते थे, तो एक्चुअली वो 40,000 होते थे, 40,000 में से 20,000 इस्तेमाल होते थे। मेरे 20,000 का राशन और तेरे 20,000 ऐसा नहीं होता था। नहीं, वो तो ऐसी कोई बात नहीं। देखो मेरे अकाउंट से चेक से पैसे गए, मेरे पैसे खरीदे गए, तो उस वक्त सब साथ था। आज अलग हो गया। ये उस वक्त डिसाइड करना है। जो समझदार माँ बाप हैं वो उसी वक्त डिसाइड करते हैं। आप समझ में आ रही बात? क्योंकि उस वक्त शादियां नहीं हुई होती हैं, भाई भाई की मोहब्बत होती है, कोई परवाह नहीं करता। बाद में बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अच्छा तुम्हारे अब्बा के पैसे मेरे अब्बा खा गए, मेरे अब्बा के पैसे तुम्हारे अब्बा खा गए। खास तौर पर जो वाइज हैं, रही सही कसर, उनकी बातें पूरी कर देती हैं। बात समझ में आ रही? तुम्हारे अब्बा तो मेहनत करते थे, लेकिन वो बड़े थे तो बस उन्हीं के पैसों में गुजारा होता रहा, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आया। चचा देखो कितने अच्छे मकान में चले गए। एक लंबी चौड़ी कहानियाँ। क्यों? फ्रॉम द डे वन डिसाइड नहीं होता। हक़ के मालिकियत, हक़ के तसर्रुफ़ को, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर एक एग्जाम्पल और, दादा ने मकान खरीदा, बनवाया उनके बेटे ने, और इन्हीं दादा ने अपनी बहू के नाम मकान कर दिया। अब इसमें हक़ के मालकियत एंड हक़ के तसर्रुफ़ तो पर जो रह रहे हैं वो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं इस घर को, लेकिन हक़ की मालकियत इस केस में किसको होगा? जिसको गिफ्ट हो गई है कानूनी एतबार से वो प्रॉपर्टी, उसका वो हक़ के मालकियत है, या जिसका पैसा लगा है उसको पूरा बनाने में, वो हक़ के मालकियत होगा? दीनी एतबार से तो यही होगा जिनका पैसा लगा। नहीं। असल में इसके अंदर भी सारी बातें सोची जाएंगी कि जो आपने पैसा लगाया है, तो पैसा अब्बू को गिफ्ट कर दिया था या अपना पैसा रखा था? नहीं, वो उन्होंने गिफ्ट नहीं, मतलब खुद ही लगाया। अच्छा, जमीन किसके नाम थी? दादा के नाम, ठीक है। एक साहब, एक शख्स, उसने एक ज़मीन खरीदी, उसके बेटे ने वहाँ मकान बनवा लिया। इन साहब ने मालिक ये थे, इन्होंने ज़िंदगी में ही जो है वो कागजात चेंज करवा के अपनी बहू के नाम पे कर दिए, ठीक है। मसला है कि उनको राइट किसने दिया था? जब थे ही नहीं मालिक वो, तो उन्होंने क्यों किसी के नाम पे किया? ये मामला तो उस वक्त सॉल्व होने चाहिए। मैं अभी बार बार ही समझाना चाह रहा हूँ, अभी क्या किया जाए। तो सवाल ये कि बहरहाल वो लोग ही आपस में तय करेंगे, क्योंकि मालिक या वो साहब हैं या उनका बेटा है, कोई तीसरा फर्क तो है नहीं दरमियान में, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों राजी हैं कि साहब ये बहू के नाम पर हो, तो कोई मसला नहीं। लेकिन मसला ये है कि ये साहब जिनको आप दादा कह रही हैं, और ये साहब जो इनका बेटा है जिसने मकान बनाया था, मुमकिन है इसके भाई बहन भी हों, भाई बहन हैं। जब भाई बहन हैं, इन साहब ने ये मकान कर दिया अपनी बहू के नाम पर। अच्छा, अब अगर ये हक़ के मालिकाना था और इन्होंने ये अपना 100% माल अपने बाप को गिफ्ट कर दिया था, और बाप 100% का मालिक बन गया था। हम एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बाप 100% का मालिक था। 50 रुपये की ज़मीन, 50 रुपये का कंस्ट्रक्शन, 100 रुपये का मालिक ये इंसान बन गया। इसने ज़िंदगी में ही ये मकान गिफ्ट कर दिया अपनी बहू को, ठीक है जी। तो अगर ज़िंदगी में गिफ्ट कर दिया तो अभी मालिक रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो 100% मालिकन ये है। इसका इंतकाल होगा तो ये क्या छोड़ के मरा? 4 जोड़ी कपड़े, एक मोटरसाइकिल, एक घड़ी, एक ऐनक, मिसाल के तौर पर। वही माल तकसीम होगा इन भाई बहनों में। अब इन भाई बहनों को या इन बच्चों को राइट नहीं है कि कहें कि बाप की विरासत का मकान हमको दो। वो अपनी ज़िंदगी में बख्श चुका है, मामला ख़त्म। और ये खातून जो इस मकान के मालिक हैं, शरई कानून के एतबार से अगर ये मालिकन हैं, तो अपनी ज़िंदगी में इनके पास ये हक़ था कि उस ससुर को घर से निकाल देती। मैं मालिकन है ना, यानी मैं समझाता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए आप इन्हें एक साहब वही वाली बात जो अभी थोड़ी हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे, साहब बीवी के नाम में मकान रखा है कि घर के वो मरने के बाद बेघर ना हो। मैंने कहा आपको पता है ज़िंदगी में आप बेघर हो सकते हैं। इनका वो आपने मालिक ने बना दिया, आपको घर से निकाल दे।
तो सोचा ही नहीं था आपने, सोचा क्यों नहीं सोचा था आपने भाई? जब वो मालिकन है, कहा नहीं हमें 100% मालिक बना दिया ज़िंदगी में ही। मैंने कहा फ़र्ज़ करें वो पहले मर गई तो क्या होगा? नहीं फिर तो घर मेरा है। मैंने कहा इसका आपने मालिक नहीं बनाया, आप समझ रहे कि मैंने मालिक बना दिया, लेकिन आप डबल गेम खेल रहे हैं शरीयत के साथ कि मैं मर गया तो वो मालिक, लेकिन वो मर गई तो मैं मालिक। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। ये इन्हें सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमारे माशरे में यानी मैंने जितनी मरतबा समझाने की कोशिश की, लोग आखिर में कहते हैं मौलाना साहब कोई रास्ता बताएं, करना तो हमने यही है। जवाब ये कि पॉसिबल नहीं। यानी ये नहीं हो सकता कि जिंदगी में मैं मालिक, उसके बाद वो मालिक, यानी सॉरी ये नहीं हो सकता कि जिंदगी में कुछ भी नहीं, किसी भी एक फर्द की डेथ पर डिसाइड होगा मालिक कौन है। वो मर गया तो मैं मालिक हूं, मैं मर गया तो वो मालिक है। ये एक शरीयत के पास नहीं है। इन टर्म्स ऑफ वसीयत है ना, शरई एतबार से किसी का मालिक होना कैसे साबित है कि उसने वसीयत दी? ऐसा देखिए वो तो बात की बात है। वसीयत लिखते वक्त मैं डिसाइड तो करूंगा, मैं मालिक हूं तो वैसे लिखूंगा ना, मैं किस माल की वसीयत? और मालिक कैसे होगा? हाँ यही हम कह रहे हैं कि यानी आप चाह रहे हैं कि मरने के बाद फैसला हो, मैं कह रहा हूं जिंदगी में फैसला होगा। यानी इस वक्त मैं अगेन कह रहा हूं आपसे, इस वक्त जिस मकान में मैं रह रहा हूं अपनी वाइफ के साथ, मिसाल के तौर पर वो मकान मेरा है, मेरी वाइफ का, किसका है? और समझ में आ रही बात? मैं कह रहा हूं कागजात मेरी वाइफ के नाम पर है, चले मिसाल के तौर पर, किसका है वो? मैं कहता हूं कि साहब देखिए अगर मैं मर गया तो मेरी वाइफ का, और अगर वो मर गया तो 100% मेरा। ये नहीं हो सकता। या तो आज वो मेरा है तो मैं मर गया अगर, तो मेरी वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा, जो बीवी का हिस्सा है 1/8 लेके फारिग। या उसका है और उसका इंतकाल हो गया तो मुझे 1/4 मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। सर ये कौन डिसाइड करेगा कि वो जो माल था वो आपका था? कोई ना रिटन कोई चीज़ है ना कुछ है, तो वो हमें मतलब हम क्या वर्बल कम्युनिकेशन में जाएंगे, वो तो एक दूसरे को सब कुछ बात है वो उसका। जैसे अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है हुकूमती एतबार से कि मैं वो कागजात लेकर आऊँ, शरई एतबार से हमारे पास क्या वर्बल वर्बल को मानने पे नहीं मानते ना लोग। फॉर एग्जाम्पल एक घर है जो मेरे हस्बैंड और मिलके बना है, ठीक है ना, कागजात उनके नाम है, उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन में मैंने आपका नाम लिख दिया, तो इसकी क्या मतलब शरई वैल्यू है फिर? एग्जैक्टली आप डिसाइड, यानी मैं कह रहा हूं कि ये अच्छा अब आपने सारी बातें की ना, तो ये सारे सवालात बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप ये सब करें सोच समझ के करें। यानी मैं मिसाल के तौर पर अपनी ज़िंदगी में ये मकान जो मैंने अपनी वाइफ के नाम पे रखा था, मैं ये सोच के कर रहा था कि यार अगर वो मर गई तो ये घर मेरा ही है। नहीं रवानी साहब आप करें वाइफ के नाम पर, लेकिन ये सोचकर करें तो मर गई तो फिर आपका नहीं है, आपको 1/4 मिलेगा। ज़रूर करें अपनी बीवी के नाम पर, लेकिन बीवी के नाम पे करने का मतलब ये नंबर 1 कि अगर आप मर गए तो सॉल्व, लेकिन अगर वो मर गई तो ये मकान आपका नहीं है, बच्चों का है, और आपको जनाब अली शौहर का जो हिस्सा है वो मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 चूंकि वो मालिकान है तो आज रात को भी कह सकती घर से बाहर निकलो, तो कुछ सोने का इंतजाम है रोहानी साहब आपके पास, ठीक है जी। नंबर 3 मालिकान है वो कह ठीक है मैं घर बेच रही हूँ, कल बेच रही हूँ, मालिकान तो मैं हूँ, और बेच कर ये मैं सारे के सारे पैसे अपने अम्मा पापा को गिफ्ट कर रही हूँ। मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, यानी मालिकाना हुकूक के मीनिंग ये होते हैं। यानी अगर आज मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना मकान अपनी वाइफ के नाम पे किया तो मालिकाना हुकूक का मतलब ये है कि वो मकान बेच दे और बेचने में सारा माल अपने माओ को दे दे और हम देखते रहे। दिस इज द मीनिंग ऑफ मालिकाना हुकूक। मैं कहता हूं भाई इसका मतलब ये है, ये आप राजी हो? अगर हो जाए तो प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं वो नहीं करेगी, मैंने कहा नहीं करेगी, 100% नहीं करेगी, अगर कर लिया तो। मालिकाना हुकूक का मतलब ये है भाई आज मेरा मकान है, मिसाल चलो 1 मिनट के छोड़ दें, इन सारा मेरा मकान है, मेरे नाम पर है, मेरी मर्जी जब बेच दूं कोई रोक सकता है मुझे? मेरा मकान है, मेरी मर्जी जो भी करूं, यही है ना भाई। बेच में सारा पैसा इमाम बारगाह में दे दूं, क्या प्रॉब्लम है? कोई मुझे मना करने वाला है? मेरी बीवी मेरे बच्चे, इनको राइट है? नहीं। दो समझा सकते हैं कि यार रोहन साहब क्या कर रहे हो, तुम्हारे बीवी बच्चे रुल जाएंगे बेचारे, वो सारी बात अपनी जगह, मैं मालिक हूँ। मौला कायनात ने अपना सारा का सारा माल राय खुदा में दे दिया, खर्च कर दिया। मौला इमाम हसन ने पूरा कर राय खुदा में सदका दे दिया। क्यों? इसलिए कि मालिक थे।
बीवी का माल उठा के नहीं दिया था, और बीवी को कहने का राइट नहीं कि सरताज आप ये सारा माल बांट रहे हैं, हम क्या करेंगे, नहीं है राइट। समझाना ये है, यानी जो शख्स भी आज के दौर में ये सोचकर मकान अपनी बीवी के नाम पे कर रहा है कि मेरे मरने के बाद दरबदर ना हो, तो साथ में इतना जरूर सोच ले कि वो आज के दिन वो खुद दरबदर है। जब जिस लम्हे बीवी ने साइन किया उसके अगले मिनट वो कह सकती है कल से खबरदार घर में कदम मत रखना, और उसके तीसरे मिनट वो घर बेच के सारा का सारा अपने बाप को गिफ्ट कर सकती है, अपने भाई को गिफ्ट कर सकती है। तो इफ आई एम रेडी फॉर दिस, यस, कोई मसला नहीं है कि भाई मैंने अपनी वाइफ को दे दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तुम्हारे रहमो गरम पे हूं, घर में इजाजत दो कि तो आऊंगा वरना नहीं आऊंगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, मैं समझाना यही चाह रहा हूं। होगा नहीं इनमें से कुछ भी, ना मेरी मैं अपनी बीवी के नाम में मकान रखूंगा तो अगले मिनट बेच देने वाली है, मुझे घर से निकाल, कुछ नहीं। लेकिन मालिकाना हुकूक की मीनिंग ये हैं, तकल्लुफात नहीं हो रहे यहां पर लॉ है। लॉ का मतलब ये कि नेक्स्ट मिनट तो बहुत ज्यादा, सेम सेकंड वो मुझे कह सकते हैं यू आर आउट, यू आर नो मोर। ये समझ में आएगी तो जनाब खदीजा का इन्फाक समझ में आएगा। बीवी थी, मालिकन भी थी, पैगंबर अकरम हाथ नहीं लगाते जनाब खदीजा के पैसे को। फिर जनाब खदीजा ने कहा या रसूलल्लाह माल आज से मालिक आप है, तो ही इसार समझ में आएगा, वरना हमारे सिस्टम के एतबार से तो माशावर बन गए, तो मालिक वैसे ही बन गए, तो इसार क्या हुआ? नहीं, शादी करके मालिक नहीं बन गए थे पैगंबर अकरम, वो कायनात का मालिक था और बात है। लेकिन प्रैक्टिकली हर माल पर जो मालिकियत का निज़ाम है उसके बाद जनाब खदीजा मालिक थी, पैगंबर मालिक नहीं थे। जनाब खदीजा ने बख्शा है माल पैगंबर अकरम को, गिफ्ट किया है, तो उन्होंने इस्तेमाल किया है, और उस लेवल पे जाके गिफ्ट किया है कि आखिर में कहा है कि या रसूलुल्लाह जब इंतकाल हो रहा था तो जनाब ज़हरा के ज़रिए वसीयत करवाई। अजीब है बिहार अलवार की रिवायत, अमीर अजीब है। इतना कुछ राय खुदा में देने के बाद डायरेक्ट पैगंबर से नहीं कहा, फातिमा ज़हरा से कहा बेटी तेरे बाप से कहना अम्मा की वसीयत है कि मैं नहीं चाहती हूँ जो मेरा माल है उसमें से कुछ भी मुझ पर खर्च हो, तो आप एक काम कीजिएगा जब कफन की बारी आए तो अपना पैरान मुझे कफन में दीजिएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हज़रत खदीजा। तो समझ में आएगा क्यों, इसलिए कि निज़ाम मालिकियत को समझा था, क्लियर था, माल का मालिक मैं हूँ। किस ये फ़ोन मेरा है मिसाल के तौर पर, मेरे बच्चे 100% इस्तेमाल करें, बेच के नहीं आ सकते, मालिक मैं हूँ। और मैंने अपने बच्चे को फ़ोन दिला के दिया, मालिक कौन है, मैं हूँ या मेरा बेटा? अभी सवाल समझ में आना शुरू होंगे। मैं कहता हूँ मेरा बेटा ही तो मालिक है, नहीं मालिक नहीं है, अगर कल को बेचने जाएगा तो मैं उसकी जान को आ जाऊंगा, पागल हुए हो क्यों बेच रहे हो? अब्बा आपने तो कहा था कि मैं मालिक हूँ। अच्छा, इसका मतलब मैं समझ रहा था कि मैंने मालिक बनाया, लेकिन मैंने मालिक नहीं बनाया। और एग्जाम्पल दूं, शौहर आया मिसाल के तौर पर, ये सोने की चेन तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, से उम्रे से ज़ियारत से। बीवी ने कहा अच्छा मेरे लिए? हाँ। बीवी ने उठा के दे दी मुलाजमा को, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? आपने तो कहा मेरी है, किसी को देने के लिए थोड़ी दी है। इसका मतलब मैंने तसर्रुफ का हक दिया, मालिक नहीं बनाया। मैं समझ रहा था कि मालिक बना रहा हूं मैं, और अगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उठा के दे दो, तुम्हारी मर्जी, मुलाजमा को दे दो, मैंने तुमको दे दी, तो मैंने मालिकिन बनाया। हम समझते नहीं हैं, तो मैं इफ एंड बट जब क्रिएट करता हूं, सवाल आगे लेके आता हूं, कहते नहीं इसका मतलब, अब समझ में आई? एक मरतबा आप जनाब अली आप अखलाकन बाउंड कर रहे हैं कि यार ये गिफ्ट मैंने आपको, मतलब मेरी वाइफ मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट करती है, अगले में उठा के मैं किसी को दे दूं तो उसको नाराज होने का राइट है? मालिकाना हुकूक के एतबार से नहीं है, मोहब्बत के हुकूक के एतबार से है। तो अभी समझना पड़ेगा कि वो नाराजगी कहां पर है। मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट की एक चीज, मसलन जो मिसाल सोने की चेन, और वो उठाकर किसी को दे दे, वो जाके अपनी बहन को दे दे, अपनी मां को दे दे, अपनी सहेली को दे दे, अपनी मुलाजमा को दे दे, मैं मोहब्बत में नाराजगी का इजहार करूं एक और बात है, बट इट इज अ लीगल राइट। तो या तो मैं कहूं कि भाई मैं तुमको दे रहा हूं, यू कैन यूज इट, ये है मेरा, मालिक मैं हूं तुम्हारे पास, हक़
तसर्रुफ है, यू कैन यूज इट, यू कैन नॉट सेल इट। तुम इसको बेच नहीं सकती हो, यू कैन नॉट गिफ्ट इट, इसलिए कि तुम्हारे पास हक़ मालिकियत नहीं दिया मैंने। हमारे 90% लोगों की बात मालूम ही नहीं है कि ये जो शौहर बीवी को गिफ्ट दे रहा है ये मालिकन बना रहा है या नहीं बना रहा। अच्छा, ये जो मालिकन वाली बात है छोटी मोटी चीज़ों में समझ में आ जाती है। मसलन मिसाल के तौर पर बहुत छोटी सी चीज़, फ़र्ज़ करने जनाब वाली मोबाइल का कवर, यहाँ मेरा माइंडसेट भी क्लियर है कि मैंने मोबाइल का जो कवर दिया है ये मैंने क्या किया है, मालिकिन बना दिया है। उसने महीना 2 महीने इस्तेमाल किया, फेंक दिया, मुझे बताया भी नहीं। क्यों? मालिकिन थी, उसकी मर्जी फेंक दे। क्यों? उसकी वैल्यू 200-400 रुपये से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 2 लाख रुपये का मोबाइल था। तो अब मैंने क्या उसको दिला के दिया अपने पैसों से, तो मैंने उसको हक़ तसर्रुफ़ के लिए दिया, मालिकन नहीं बनाया। यानी मैं उसकी परमिशन नहीं दे रहा हूँ कि बहन रोती हुई आई थी ना तो मैंने कहा तुम ये फ़ोन रख लो, मेरा शौहर मुझे फिर दिला देगा। और पागल पागल हुई, ये बता रहा है कि मैं इसको मालिकन नहीं बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं। ये नहीं, वो बहुत ही क्लोज एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ कि जहाँ पर हम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं। वैसे हम कह रहे हैं मैंने दिला दिया तुमको, भाई दिला दिया का मतलब क्या किया? अगेन मालिक बनाया। तो यस, आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर कि वो अगले मिनट जाके उसको गिफ्ट कर सकती है, एंड आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। वो नहीं करेगी 99% केसेस में, लेकिन आई शुड नो कि यस दिस इज व्हाट इट इज। तो हमने बच्चों को चीज़ें दिला के देते हैं, मालिकाना हुकूक हम अपने पास रखते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीदता हूँ, मेरे बच्चे कपड़े इस्तेमाल करते हैं, मालिक मैं हूँ। मेरे बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, मालिक मैं हूँ। मेरे बच्चे स्कूल के जूते इस्तेमाल करते हैं, मालिक मैं हूँ। या नहीं, मैंने मालिक बना दिया कि अगर आज को मर गया तो अब वो विरासत में नहीं आएंगे, वो तो वैसे ही उनके थे। बड़ी बारीक बारीक बातें इसके अंदर। मैं गाड़ी लेकर आया, फर्स्ट नई गाड़ी खरीदी, बेगम ये चाबी लो, मैंने गाड़ी ली। ये चाबी तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए दे रहा हूँ, गाड़ी का मालिक मैं हूँ। कल को जाके गिफ्ट करके आ जाए किसी को, सॉरी यू डोंट हैव राइट। तो ये जो यानी क्या होता है, 100, 200, 50, 10, 5 रुपए की चीज़ों के अंदर समझ में आती, बहुत आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे वो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक जाती है, तो फिर दिमाग घूमने लगता है कि भाई हमने मालिकिन बनाया कि नहीं बनाया। तो ज़िंदगी में डिसाइड होना ज़रूरी है। हम सारी बातें कब डिसाइड करने का सोचते हैं? जो आपके सवाल थे जितने भी, वो सारे मौत के बाद के थे कि अब तो दादा मर गए, अब वो मकान किसका माना जाएगा। ये आज मत करो फैसला, उस वक्त फैसला कर लो। यानी जो मैंने आपसे कहा, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था, ये कहे कि उसके मरने के बाद उसके माल में से पहले तो तय करो उसका माल है क्या। क्या वो 100 रुपये छोड़ के गया है कि करोड़ छोड़ के गया है? हमें पता ही नहीं होता क्या छोड़ के गया। क्यों पता नहीं होता? इसलिए कि उसको खुद नहीं पता होता मैं क्या छोड़ के जा रहा हूं। यानी मिसाल के तौर पर समझाने के लिए फ़र्ज़ करें हम उस निज़ाम की जो बात कर रहे हैं, यानी अगर एक खातून का इंतकाल होता है, वाकई उसको नहीं पता होता किस माल की मालिकन है वो जो ज़ेवर उसे शौहर ने गिफ्ट किया था, वो गिफ्ट से मुराद मालिकिन बनाया था कि नहीं बनाया था। मैं मिसाल के तौर पर अगर मेरी बीवी का इंतकाल होता है खुदा ना खास्ता है, तो मैं कह सकता हूँ अपने बच्चों से कि भाई ये सारा ज़ेवर तो मैंने दिला के दिया था, ये सारा तो मेरा है। मुझे मसलन फ़र्ज़ है मुझे दूसरी शादी करनी है तो मैं उसको दूंगा ये सारा ज़ेवर, कि तुम्हारी माँ को मैंने इस्तेमाल करने के लिए दिया था। कह सकता हूँ यस और नो? ये मरने के बाद डिसाइड नहीं होगा, मरने से पहले डिसाइड होगा क्या आया वो मालिकन थी या नहीं थी। तो अगर नहीं थी तो मरने के बाद भी नहीं, थी तो मरने के बाद भी विरासत में जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड कि मालिक कौन है और हक़ तसर्रुफ के। शौहर लाता है तनख्वाह अगर बीवी के हाथ में दे देता है, हमारे 90% घरों में ऐसा होता है, ऐसे होता है ना, इसीलिए 90% का क्यों कुछ मुंह हिलने वाले थे उधर उधर। ठीक है जी, आया शौहर कहता भाई मैं सब्जी तुम सब लेते रहना, ये पैसे मैंने दे दिए, सारे बिल तुम भरते रहना। ये बीवी मालिकन नहीं बन जाती है, ये केयर टेकर है। अभी सब्जी भी ला रही है और बच्चों की स्कूल की फीस भी दे रही है और बिजली का बिल भी दे रही है, और मसलन 100 रुपये मुलाजमा को देने और 200 रुपये इसको देने और 300 रुपये इसको देने, और मसलन दूध वाले को इतने और रोटी वाले को इतने और मसलन तंदूर वाले को इतने और अखबार वाले को इतने। तो व्हाट शी इज डूइंग, शी इज केयर टेकर, नॉट द ओनर। मेरे पास फ़ोन आते, मौलाना साहब हमारा शौहर खुद नहीं निकालता, मैंने निकाल दिया।
वो कैसे निकाला तुमने? तुमने कैसे निकाला? मालिक वो है, अगर वो नहीं निकालेगा, ये ना ऐसे मेरा शॉर्ट नमाज नहीं पढ़ता, मैंने पढ़ ली, तो तुम्हारे पढ़ने से उसकी नमाज थोड़ी हो जाएगी। जिस तरह तुम्हारे पढ़ने से उसकी नमाज नहीं हो जाएगी, तुम्हारे रखने से उसका रोज़ा नहीं हो जाएगा, इस तरह तुम्हारे खम्स निकालने से उसका नहीं होगा। नंबर 1 उसका खम्स अदा नहीं हुआ। नंबर 2 तुम मुजरिम बन गए अपने शौहर की, उसके माल को उसकी इजाज़त के बगैर खर्च किया। तो जिसको तुम नेकी करके समझ रही थी वो असल में क्या थी? चोरी। तो ये कब समझ में आएगा? जब आप समझ में आ रहा है आपको, जो मैं इतना इसरार कर रहा हूं कि हक के मालिकियत को, हक के तसर्रुफ को समझें। अच्छा, इन बातों को बिना छेड़ता तो आपने किसी ने गौर करना ही नहीं था। उसके माल में से कोई चीज़ किसी शख्स से मिलकर ने दिया, उसके माल आपने भी सुन लिया, समझ लिया। लेकिन ये कि दिस इज व्हाट एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी के अंदर। बात समझ में आ रही? तो इन मामलात को समझना नहायत ही ज़रूरी है। ये ज़िंदगी में डिसाइड होगा कौन किस माल का मालिक है, तय होना चाहिए आज मालिक कौन है। तो ये जो सिस्टम है मकान करने वाला, इसमें डिसाइड होना चाहिए कि एक्चुअल मालिक कौन है। ये जो तनख्वाह शौहर ला के दे रहा है, डिसाइड होना चाहिए कि इसका मालिक कौन है। चाहे बीवी के हाथ में दे रहा है, चाहे बाप के हाथ में दे रहा है, बच्चा कमा रहा है बाप के हाथ में दे रहा है, बाप को मालिक बना रहा है या हक तसर्रुफ दे रहा है? दो अलग चीज़ें। मालिक बना रहा है, मामला अलग हो जाएंगे। मैं मालिक रहा ही नहीं, मैं आया कमाया और आके मैंने आपको अपने बाबा के हाथ में रख दिया, बाबा ये तनख्वाह मिली आपके हाथ में, माँ के हाथ में रख, अम्मा ये आपकी, तो अब इसका मालिक नहीं, वो जो चाहे करें। और अगर मैं उनको मालिक नहीं बना रहा हूं तो अब ये है किसी की हिम्मत पूछे घर में कि बेटा तो मालिक बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, मालिक कौन है मालिक नहीं है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा ये जो 10 अफराद बैठे ना यहाँ पर, कम से कम इन 10 घरों का सिस्टम सही होगा। हमारी जीत है, यानी मेरी ये जीत है अगर 10 घरों का सिस्टम सही हो जाए। यानी आप एज ए मदर, मिसाल के तौर पर आपका बच्चा जब पहली जॉब तनख्वाह कमा के लाए तो आपको पता होना चाहिए बेटा मालिक तुम हो, हम इस्तेमाल करें लेकिन इसके मालिक तुम हो बेटा। लिहाजा अगर आपने मिसाल के तौर पर इसमें बचत की है, वो फ़र्ज़ करें 50,000 कमा रहा है, आप 40,000 खर्च कर रही हैं, हर में 10,000 बचा रही है, 10 साल के अंदर मतलब 10 लाख रुपए जमा हो गए, बेटा इसके मालिक तुम हो, तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं है वगैरह। तुम अगर दोगे तो तुम्हारी बहन की शादी में इस्तेमाल होंगे वरना नहीं होंगे। यू आर द ओनर। तो ये एज ए मदर आप करेंगी, एज ए मदर अपने बच्चों की तरबियत करेंगी, एज ए मदर अपने शौहर के, एज ए वाइफ अपने शौहर के माल का ख्याल रखेंगी। लेकिन अगेन कब होगा? जब आपको पता होगा। कुछ घरानों में हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं। अब जब दोनों कमाते हैं तो पता होना चाहिए, या तो बीवी कहे भाई मैं सारा माल ला के देती हूँ अपने हस्बैंड के हाथ में, मालिक वो है, मैं कंगली की कंगली हूँ, वाइस वर्सा। शौहर के हिसाब में जो कमाता हूँ सारा बीवी के हाथ देता हूँ, मैं कंगला हूँ, सारा माल की मालिकन वो है। या नहीं, इसके माल की मालिकन ये, इसके माल की मालिक मैं हूँ। नानफ का मुझ पर वाजिब था, मेरी बीवी की मेहरबानी की वो शेयर करती है। वो मिसाल के तौर पर मैं 50,000 कमाता हूँ, 25,000 कमाती है, 25,000 में से 15,000 हर महीने मेरे हाथ में रख देती है। उस लड़की की जिम्मेदारी नहीं थी लेकिन मेरा साथ देती है, तो 15,000 का मालिक हर महीने मैं बन गया, लेकिन 10,000 की मालिक अभी भी हर महीने वो रही। तो ये मालिक और तसर्रुफ, इस दोनों को जनाब अली समझना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अगर वो बीवी 15,000 मुझे मालिक नहीं बना रही थी, उधार दे रही थी, तो हर साल 15,000 रुपये के हिसाब से साल में 1,80,000 का मैं मकरूज होता जा रहा था। और 10 साल तक उसने मेहरबानी मुझ पर की थी तो मैं 18 लाख रुपए का मकरूज हो गया। और 10 साल बाद जनाब अली का इंतकाल हो गया तो ये 18 लाख मुझे बच्चों को उसके देने विरासत में, बिकॉज शी वॉज गिविंग मी एज ए लोन, नॉट एज एन ओनर। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये मेरी बीवी डिसाइड करेगी ना कि मैं आपको मालिक बना रही हूं कि उधार दे रही हूं। और मुझे पता होना चाहिए कि मुझे एज ए गिफ्ट मिल रहा है या एज ए लोन मिल रहा है, राइट? तो ये बड़ी बारीक बारीक चीजें हैं, लेकिन ये कब होगा? जिंदगी में ही डिसाइड होगा। और या फिर पूरे के पूरे मर्द बन जाए कि साहब नहीं मैं गिफ्ट ही कर रही हूँ, मौलाना साहब छोड़ें इन चक्करों में, मैं अगर पूछने जाऊंगी तो मेरा घर बिगड़ेगा, मेरा शौहर नाराज़ होगा, ख़ानदानी निज़ाम बिगड़ेगा, लिहाजा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने अपने शौहर के हाथ में अगर 25,000 रखे, इसका मतलब मैंने उसको मालिक बना दिया, मैं हूँ ही नहीं। वो दे देगी उसकी मेहरबानी, वरना मैंने दे दिया खुदा।
तो ये आपने क्या किया, एक्चुअली दीन पे अमल करते हुए अपने आप को भी सिक्योर कर लिया और अपने शौहर को भी सिक्योर कर लिया कि भाई वो मालिक समझ रहा है अपने आप को ना, सही समझ रहा है, मैं हूं ही नहीं किसी चीज के मालिक। बात आज हो रही है, क्लियर हुई आपके लिए? तो ये हक मालिकाना और हक तसर्रुफ, ये कॉन्सेप्ट और ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मरने के बाद मेरे माल, तो ये मैं वसीयत कब करूंगा? जब मुझे पता होगा मैं कितने माल का मालिक हूं। जब मुझे पता ही नहीं मैं किस माल का मालिक हूं तो वसीयत कैसे कर सकता हूं मैं? या करूंगा तो वैलिड कहां से होगी? वाज़ेह हो रही बात? तो हर शख्स को पता होना चाहिए कि जब मेरा इंतकाल होगा तो मैं उस वक्त किस चीज़ का मालिक हूँ, और सिर्फ इस हवाले से नहीं कि मुझे पता है मैं किस चीज़ का मालिक हूँ। मुमकिन है मैं समझ रहा हूँ मैं मालिक हूँ, वो समझ रहा है वो मालिक है। मैं मिसाल करता हूँ जनाब अली ऐसे ख़ानदान में हूँ जहाँ मसलन अब्बा कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं माशाल्लाह, और घर का निज़ाम वही चलाते हैं। मैंने जनाब अली काम किया, मैंने कहा बाबा ये मैं तनख्वाह ला रहा हूँ, आपके हाथ में रख रहा हूँ। अच्छा, मेरे माइंड सेट में, बैक ऑफ द माइंड में यही है कि इसका मालिक मैं हूँ और ये मेरे पैसे जमा हो रहे हैं अब्बा के पास, बजाय बैंक में रखवाने के मैं कहाँ रखवा रहा हूँ? अब्बा के पास। तो हर साल 25,000 रुपये के हिसाब से मैं 3 लाख रुपये कमा रहा था। अगले साल जनाब अली तनख्वाह बढ़ गई तो मैंने फ़र्ज़ करने की जनाब अली 4 लाख रुपये कमाए। अगले साल तनख्वाह बढ़ गई 5 लाख कमाए। अगले साल तनख्वाह बढ़ गई 6 लाख कमाए। अब 3 लाख प्लस 4 लाख 7 लाख। 7 लाख के बाद जनाब अली मज़ीद 5 लाख 12 लाख। 12 लाख के बाद 5 लाख और कमाए 17 लाख। उसके बाद 6 लाख कमाए मतलब 23 लाख। तो 6-7 साल में मैं 20-25 लाख का मालिक बन गया। मैंने कहा वसीयत कर डालो भाई। तो मैं समझ 27 लाख मेरे हैं। अब्बा ने कहा कब तेरे भाई, तू तो मुझे दे चुका था, मालिक मैं था। तो इफ़ आई एम द ओनर ऑल शुड नो आई एम द ओनर। इफ माई फादर इज द ओनर, अच्छा मैं तो कर रहा था, अब्बा का इंतकाल हो गया। भाइयों ने कहा भाई तो अब्बा के पैसे हैं। मैंने कहा मेरे पैसे हैं ना, आप तो अब्बा को मालिक बना देते थे। अच्छा जब जिंदा थे अब्बा तो मैं क्या कहता था, बाबा आप ही मालिक हैं, आप ही का तो है, मेरा है क्या? ये जो मेरा है क्या मुझे क्लियर होना चाहिए। अगर वाकई मैंने बाप को मालिक बना दिया था, यस, बहुत क्लियरली मुझे पता होना चाहिए कि खुदा ना खासा मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरा विरासत का हिस्सा मिलेगा, बाकी सारा उन भाई बहनों को मिलेगा जिन्होंने अब तक तनख्वाह कमाना शुरू ही नहीं की। तो क्यों? इसलिए कि मेरे पास से मिल्कियत वहाँ चली गई थी और जब उसका इंतकाल हुआ तो मैं उसके माल का इतना ही हिस्से का मालिक बनता हूँ। फिर ये नहीं चलेगा कि साहब सारा का सारा माल मेरा है। तो अगेन ये सब कब होगा? जब मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैंने मालिक बनाया है या नहीं बनाया है, और दोनों सूरतों में ये इतना क्लियर होना चाहिए कि कल को झगड़ा ना हो। एजम्पशंस पर नहीं चलेगा। हमारे माशरे में सब एजम्पशन, यानी एक बच्चा जो कमा रहा है उसको पूछे तो वो कहेगा यार अब्बा ही मालिक है ना। भाई जब अब्बा ही मालिक है तो 10 साल बाद तुम्हें क्यों याद आ रहा है कि मेरे पैसे से मकान बना था? 20 साल बाद तुम्हें क्यों याद आ रहा है? 30 साल बाद क्यों याद आ रहा है? बच्चा कमाने के लिए चला गया मसलन जो है सऊदी अरब में, दुबई में, पता नहीं अफ्रीका में, वहां से पैसे भेजे जा रहे हैं, अब्बा मसलन करते आ रहे हैं। 20 साल बाद कि मेरे सारे पैसे थे। भाई तेरे नहीं थे, तूने अब्बा को मालिक बना दिया था। यू डिसाइड। ये सब अब समझ में आ रही? ये इतनी बारीक बारीक चीज़ें हैं कि जब तक हम पहले से डिसाइड नहीं करेंगे तब तक जो है मामला क्लियर नहीं होंगे। तो एवरीवन उसको पता होना चाहिए कि मैं मालिक कितने माल का हूँ, ताकि वो वसीयत करे। तो वसीयत में एक्चुअली हमने वसीयत नहीं पढ़ी, वसीयत के एक सेगमेंट को हमने लिया कि वसीयत अपने माल में होती है, लेकिन अपना माल एक ऐसा वर्ड है शरीयत के अंदर कि जिसमें हमारे 90% लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मैं किस माल का मालिक हूँ, किस माल का मालिक नहीं हूँ। तो ये बड़ा क्लियर होगा और उस क्लैरिफिकेशन के बाद जनाब वाले जो है मामला आगे बढ़ेंगे। वसीयत के टॉपिक को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। एक सलवात पढ़ देंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद।